वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज हाल ही में मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज खत्म करी थी जिसका नाम था गाइज द इर्रेगुलर, जिसका अब तक सिर्फ एक सीजन आया था। और अब गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके, जिसके अंदर हमें फिर से फैंटेसी देखने को मिलेगा, साथ ही में एक्शन भी है और इस बार तो स्टोरी भी कहीं ना कहीं आप लोग लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो किस चीज से लिंक करता है वो हम सभी लोग जानते हैं। कह सकते हैं कि ये सीरीज कहीं ना कहीं थॉर की फैमिली से रिलेटेड है या फिर थॉर से पूरी रिलेटेड है। हैमर, साथ ही में एक्शन, साथ ही में गॉड्स, डेमी गॉड्स और साथ ही में टाइटन्स, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी गाइज हमें इस सीरीज के अंदर। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम इस अमेजिंग सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसके गाइज अब तक 3 ऑफिशियल सीजन आ चुके हैं। तीनों के हर सीजन के अंदर 6 एपिसोड है और थर्ड सीजन इसका आखिरी सीजन बताया गया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि सिया फैमिली थी। ये अपने होम टाउन वापस आ गए थे, नॉर्वे के एक शहर जिसका नाम एडा था, जिसे इस फैमिली ने कई सालों पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन अब ये अपनी पुरानी जगह पे वापस लौट आए थे। जो लेडी कार चला रही है उसका नाम टूरेट है, साथ ही में उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम मैग्ना और दूसरी का नाम लॉरेट। इन्हें अपना शहर देख की खुशी भी थी, साथ ही में दुख भी था कि न जाने इन्हें वापस से आना तो यही पे पड़ा। पता चलता है कि मैग्ना का जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। जब ये अपने शहर के अंदर आते हैं तो इनकी गाड़ी के सामने एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ आदमी आ जाता है जो कि मूव नहीं कर पा रहा था। मैग्ना उसी वक्त गाड़ी से बाहर निकलता है उस आदमी की मदद करने के लिए और उसे हेल्प भी करता है, साथ ही में आगे रोड तक भी क्रॉस करवाता है। जिसके बाद यहाँ पे एक लेडी और आती है और मैग्ना को देख के कहती है कि तुम सच में बहुत ही काइंड नेचर की हो, बहुत ही हेल्पफुल हो, ये चीज तुम्हें लाइफ टाइम मदद करेगी। और उसके बाद वो मैग्ना के सर पे हाथ लगाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना की आंखों के अंदर गजब वाला थंडरस्टॉर्म आया था, साथ ही में उसकी आंखें थोड़ी सी बदली थी और उसके बाद में कुछ ऐसी फुसफुसाहट आई थी जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं थी, न ही मैग्ना को समझ में आई थी और न ही उसे पता चल रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है उसके साथ में। लेकिन वहीं से मैग्ना के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। लॉरेट उसे कहता है कि भाई खिड़की का कांच लगा दे, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मैग्ना जैसे उसे टच करता है तो गलती से उससे वो टूट ही जाता है। मैग्ना न जाने क्यों बस कह देता है कि कुछ ही देर में बारिश आने वाली है। उसकी मॉम और भाई कहते हैं कि वेदर फोरकास्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बारिश का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और उसी अगले सेकंड में जोरदार बारिश आ जाती है। अब मैग्ना को आखिर कैसे पता कि अभी बारिश आने वाली है। जिसके बाद ये सभी अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मैग्ना को घर के बाहर एक ब्रोशर मिलता है जो कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन से काफी ज्यादा रिलेटेड था। अब मैग्ना और लॉरेट ने यहाँ के एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। दोनों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पता चलता है कि मैग्ना को डिसलेक्सिया है, ऐसी बीमारी जिसके अंदर वो चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पाता है, ना ही पढ़ पाता है। लॉरेट थोड़ा सा स्मार्ट था, जिसके बाद इन दोनों को ही एक एक जगह दे दी जाती है। लॉरेट जिसके पास बैठा था उस लड़की का नाम ग्रे था। मैग्ना को बेचारे को पीछे बैठना पड़ता है। उसके पास एक लड़की बैठी थी जिसका नाम आइसोल्ड था। अब जो टीचर है वो यहाँ पे एक नई कहानी बताते हैं, क्योंकि आज के इनका चैप्टर का नाम रैग्नारॉक था। इसका मतलब था कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने भगवान की पूजा करना बंद कर दिया था। एडा ही एक ऐसा आखिरी शहर था जिसके अंदर सबसे आखिरी में भगवान की पूजा बंद हुई थी। इसी के साथ में कुछ टाइटन्स भी थे, यानी कि बुरी शक्तियां या फिर कह सकते बहुत बुरे से मॉन्स्टर। रैग्नारॉक के टाइम पे यानी कि जब भगवान की पूजा बंद हो गई थी तो कह सकते हैं कि कुछ भगवान एडा के अंदर भी रह गए थे, उन सबको भुला दिया गया। सारे बच्चे तो एक साथ बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे, लेकिन मैग्ना बिल्कुल अकेला था। इसी कारण वो वापस से आइसोल्ड के पास जाके बैठ जाता है। अब यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि इस शहर के सबसे अमीर फैमिली का बेटा था। इस लड़के का नाम फियो था, जो कि आइसोल्ड को हमेशा बुली किया करता था क्योंकि वो एनवायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। अब यहाँ पे आइसोल्ड आगे की चीजें बताने लगती है खुद ही मैग्ना को कि अगर तुम्हें बाकी लोगों के साथ रहना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना बंद करना पड़ेगा। ये फियो की बहन है जिसका नाम सेक्सा है, जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी है, और ये जो लेडी यहाँ से गुजर रही है उसका नाम रैन है, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल है। इसके हस्बैंड ने ये स्कूल बनाई है, यानी कि इस स्कूल की करता धरता सब कुछ यही लोग हैं। मैग्ना इन लोगों को देख के काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे, यंग थे। कुछ ही देर बाद में आइसोल्ड जब स्कूल खत्म करने के बाद बाहर आती है तो उसकी साइकिल टूटी हुई थी। आइसोल्ड बताती है कि यहाँ के बच्चे मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बदला लेते हैं और अब इसे वापस से मुझे ठीक करानी पड़ेगी। मैग्ना कहता है कि आखिर मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आइसोल्ड को पता था कि ये आखिर वायर है, कोई आराम से थोड़ी ना कोई मोड़ सकता है, लेकिन मैग्ना जैसे उसके ऊपर थोड़ी सी पावर लगाता है वो उस टायर को बिल्कुल ठीक कर देता है। इसका मतलब सेकंड नंबर की पावर। जब मैग्ना के पास में अपने से ज्यादा पावर आ चुकी थी, उसी रात को मैग्ना को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी पहले से थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जिसके बाद में नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर इन सबको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड था। हर क्लास में 3-3 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। इस वक्त मैग्ना और आइसोल्ड के साथ में ग्रे को डाला जाता है। कहीं ना कहीं मैग्ना ग्रे को पसंद किया करता था और इन तीनों को मिलकर अब साथ में काम करना था। सब अपने अपने टॉपिक्स लिखते हैं और साथ ही में जो आइसोल्ड थी वो पूरा का पूरा ब्लेम जुटुल फैमिली के ऊपर डाल रही थी, क्योंकि उसे लगता था वही फैमिली सबसे ज्यादा अमीर है, उसी फैमिली की इंडस्ट्रीज चल रही है, उसी फैमिली ने यहाँ पे बहुत कुछ कचरा कर रखा है और जुटुल फैमिली की बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण ही इस पूरे शहर के ग्लेशियर पिघल गए हैं। ग्रे कहती है कि शायद तुम्हें थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहिए। इसी के साथ में हम यहाँ पे टूरेट को देखते हैं। इसी के साथ में हम
हम यहाँ मैग्ना की मॉम टोरेट को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के साथ में बात वगैरह करने आई थी। वो मैग्ना के सारे बिहेवियर को बताती है कि आखिर उसे डिसलेक्सिया है, साथ ही में उसे गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है। कहीं ना कहीं मैग्ना को ऐसा लग रहा था कि शायद इन्हें खिड़की को बंद कर देना चाहिए। जब ये लोग ऐसी बात नहीं मानते कि कुछ ही देर बाद में कुछ चीज आके सीधा कमरे के अंदर टकराती है। अब तक मैग्ना की मॉम ने मैग्ना के बारे में बहुत सारी चीजें प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दी थी। बातों बातों के अंदर मैग्ना के हाथ से उसके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो टूट जाता है, जिसके बाद ये दोनों ही अभी पेट्रोल पंप पे खड़े थे, जहाँ पे मैग्ना की माँ कहती है कि क्या तुमने उसे ढंग से देखा था? वो कितनी ज्यादा जवान लग रही थी, होगी जरूर 40-50 की, लेकिन 35 से भी कम लग रही थी। कुछ ना कुछ तो राज है उसके चेहरे में, आखिर इतना कोई ब्यूटीफुल कैसे लग सकता है? तभी हमें यहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गजब गाड़ी के अंदर उतरता है, साथ ही में उसकी गाड़ी में एक डॉग भी बैठा था। इस आदमी का नाम गाइस विडार है, जो कि जुटुल फैमिली का हेड है, यानी कि इस शहर का सबसे अमीर आदमी। न जाने कैसे, लेकिन वो मैग्ना की माँ टुरॉट को पहले से ही जानता था और उसे हाथ वगैरह मिलाता है। उसे पता चलता है कि टुरॉट के हस्बैंड की तो काफी सालों पहले ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद में टुरॉट अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई। मैग्ना अपने बेटे से भी मिलवाती है कि ये मेरा बड़ा बेटा है। विडार का जो डॉग कार के अंदर बैठा था वो बहुत बुरी तरीके से भौंक रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत अजीब तरीके से भौंक रहा है और उसकी आंखें भी बदली हुई थी। वो कोई नॉर्मल डॉगीज जैसी आंखें थी ही नहीं। जिसके बाद में विडार अब अपने घर पे आ चुका था। उसकी वाइफ भी यहाँ पे बैठी थी, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी। उसकी वाइफ उसे पास आने के लिए कहती है, लेकिन विडार कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस वक्त वो टुरॉट का एक आर्टिकल पढ़ता है, जो कि सालों पहले का था। इस वक्त टुरॉट के हस्बैंड यानी कि इस्बियन की डेथ हो गई थी। उसके हस्बैंड की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से, आज तक भी किसी को उसका रीजन पता ही नहीं चला कि आखिर मैग्नम की फादर की डेथ कैसे हुई। जिसके बाद हमें गाइस बहुत ही वियर्ड सीन दिखाया जाता है। विडार जो था वो एक वॉशरूम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके दोनों बेटा और बेटी थे। वो अपने बेटा बेटी के सामने ही पी करने लगता है और अपने बच्चों को कहता है कि जो स्कूल के अंदर नए लड़के आए हैं उनके ऊपर तुम्हें नजर रखना है। पियो और सेक्सा दोनों ही पूछते कि आखिर किसकी बात कर रहे हो, जहाँ पे विडार बताता है कि वो जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का है मैग्ना, उसके ऊपर नजर रखनी है। कहाँ जाता है, किसी बात करता है, क्या खाता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। साथ ही में ये और भी कुछ एजिंग से रिलेटेड बात करते हैं, जवान रहने से रिलेटेड बात करते हैं। इसका मतलब था साफ साफ कि इनकी फैमिली में बहुत ही बड़ी कोई तो मिस्ट्री छुपी हुई है। जिसके बाद सीनियर मैग्ना के ऊपर शिफ्ट होती है। एकदम से उसकी हाइट बढ़ गई थी, इसी के कारण उसे अपने बेड को बड़ा करना पड़ेगा। वो अपने फादर की चीजों में से एक स्लाइड ले आता है। इस वक्त लॉरेट भी था, जो कि उसी के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है और उसे बातें वगैरह करने लगता है कि कुछ ही दिनों में तुम इतने लंबे कैसे हो गए। तभी इनकी मॉम यहाँ पे पहुंच जाती है, जिन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई तो सिगरेट पी रहा था, लेकिन लॉरेट और मैग्ना दोनों ही झूठ बोल देते हैं कि नहीं, अभी पास वाले अंकल आए थे वो पी के गए थे। मैग्ना यहाँ पे लॉरेट से मदद भी मांगता है उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने में। अब स्कूल के सारे बच्चे बैठ के पार्टी से रिलेटेड बात करने लगते हैं कि आखिर किसके घर पे पार्टी रखी जानी चाहिए वीकेंड की। लॉरेट यहाँ पे अपने भाई की मदद करता है मैग्ना की, और उसे एक पूरा ऐसे दे देता है। जब यही चीज वो ग्रे को पढ़ने के लिए देता है तो ग्रे बहुत अजीब तरीके का मुंह बनाने लगती है। असल के अंदर लॉरेट ने उल्टी सीधी चीजें लिख रखी थी मैग्ना की इंसल्ट कराने के लिए। जिसके बाद अब मैग्ना पूरी रात बैठ के इन्हीं सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करने लगता है और साथ ही में जो उसकी खुद की फ्रेंड थी आइसोल्ड, उसके भी वीडियोस देखने लगता है और उसके बाद खुद ही एक बहुत ही गजब वाला ऐसे प्रिपेयर कर देता है कि आखिर शहर के अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह मैग्ना ने उस पूरे ऐसे को बना के ग्रे को हैंडओवर कर दिया था कि तुम इसे एक बार प्लीज चेकआउट करना। आइसोल्ड और मैग्ना दोनों ही एक स्टोर के अंदर जाते हैं, बातें चीतें करते हुए कि आखिर शहर के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज कितनी पुरानी है, कैसी है, शहर के ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, इसके लिए इन लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें। साथ ही में वो ये भी कहती है कि तुम्हें पानी किस तरीके का यूज करना चाहिए। यहाँ पे वही लेडी मिलती है मैग्ना को, जो कि हमें बिल्कुल एपिसोड की स्टार्टिंग में मिली थी, जिसने मैग्ना को टच भी किया था। आइसोल्ड ने मैग्ना को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया था। मैग्ना जब आइसोल्ड के घर पे पहुंचता है तो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल घर दिखाई देता है, साथ ही में क्लासिकल म्यूजिक और काफी सारी बुक्स भी दिखाई देती है। तभी यहाँ पे एंटर इनकी क्लास टीचर की होती है, जिसे देख के वो कहीं ना कहीं डर गया था। पता चलता है कि वो तो आइसोल्ड के फादर हैं। ये सभी एक साथ बैठ के डिनर वगैरह करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि आइसोल्ड की भी मॉम नहीं थी और इस बार तो वो अपने फादर से तक पूछ लेती है कि आखिर शहर में चल क्या रहा है, उसकी माँ की मिस्टीरियस मौत कैसे हुई है। इन चीजों के बारे में उसके फादर कभी बात नहीं करते। मैग्ना और आइसोल्ड दोनों एक साथ कमरे में बैठ के बातचीत कर ही रहे थे और तय करते हैं कि शायद इन्हें कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। उसी वक्त मैग्ना को ये भी दिखाई देता है कि आइसोल्ड के पास एक सीक्रेट डायरी है, जिसमें वो बहुत सारी चीजें लिखा करती है। मैग्ना यहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो गलती से वो बुक नीचे गिर जाती है और आइसोल्ड की डायरी ओपन हो जाती है, जिसके अंदर उसने ग्रे के बारे में बहुत सारी चीजें लिख रखी थी, क्योंकि वो ग्रे को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। अगले दिन अब स्कूल के अंदर सारे लोग पार्टी की प्लानिंग करने लगते हैं। पियो कहता है कि उसके फैमिली मेंबर्स घर पे नहीं है, तो शायद इन सबको एक साथ में पार्टी करनी चाहिए, लेकिन आइसोल्ड मना कर देती है कि वो तो ग्लेशियर्स को देखने के लिए जाने वाली है, तो उसके पास टाइम नहीं है और मैग्ना भी उसे साथ में ज्वाइन करने वाला है। सब लोग मना करते हैं कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, कभी भी तूफान आ सकता है। लेकिन आइसोल्ड कहती है कि मैं हर साल वहाँ पे जाती हूँ, हर साल ग्लेशियर देखती हूँ, मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है और मैं जाऊंगी ही। जिसके बाद हम मैग्ना को देखते हैं, जो कि अपने घर पे आ गया था। उसकी मॉम इस वक्त अपने घर के बाहर कोई चीज ठोक रही थी, उनके हाथ में एक हैमर भी था। मैग्ना को न जाने कैसे अजीब अजीब तरीके के फ्लैशबैक आने लगते हैं। जैसे वो उस हैमर को टच भी करता है तो भी बहुत अजीब सा फील करता है। रात होने पे तीनों एक साथ बैठते हैं, बहुत अच्छी सी बातचीत करते हैं। लॉरेट बता देता है कि उसे एक लड़की पसंद है और ऊपर से वो लड़की लेस्बियन
भी है जहाँ पे उसकी मॉम कहती है इसमें क्या बुरी बात है। यानी कि ये फैमिली एक बहुत ही खुशहाल फैमिली है, एक दूसरे से बातचीत करती है, हंसती है, खेलती है, एक दूसरे के सुख दुख बांटती है। कुछ टाइम बाद में ही मैग्ना और आइसोल्ड उस ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पे ऊपर का नजारा सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। आइसोल्ड बताने लगती है कि इस पूरी जगह के ऊपर जुटुल फैमिली का कब्जा है। वो कहते हैं कि यहाँ के पहाड़ भी उनके हैं, न जाने कब से हो गए, लेकिन वो यहाँ पे किसी को आने जाने नहीं देते। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। साथ ही में मैं हर साल यहाँ का पानी भी चेक करती हूँ ताकि इनके लेवल्स वगैरह और पानी की प्योरिटी के बारे में भी पता चलते रहे। ये दोनों चलते चलते अब उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ इनके सामने एक ब्रिज था और साथ ही में एक वार्निंग भी लगी हुई थी कि इन्हें इस ब्रिज को पार नहीं करना है क्योंकि उसकी दूसरी तरफ खतरा हो सकता है। ये दोनों ब्रिज पार करके उस दूसरी तरफ चले जाते हैं और तभी मैग्ना के पास में एक मैसेज आता है जिसके अंदर उसके भाई की वॉइस रिकॉर्डिंग थी कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें जल्दी घर आ जाना चाहिए। मैग्ना डर गया था और वो आइसोल्ड को इसी जगह पे बिल्कुल अकेला छोड़ के चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी और ज्वाइन कर लूंगा। आइसोल्ड भी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, मैं जाती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है। साथ ही में हमें एक गाड़ी भी दिखाई जाती है जो कि काफी स्पीड से इसी पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि विडार था जो कि एक जगह पे गाड़ी रोक के अपने सारे के सारे कपड़े उतार देता है और उसके बाद में काफी ऊंचाई पे जाके खड़ा हो जाता है और कुछ ही देर बाद में जंप करता है। वो जाके जैसे ही जंप करता है तो हमें पता चलता है कि उसकी आंखें भी बुरी तरीके से बदल गई है, पूरी की पूरी जानवरों की जैसी हो गई है। वो रेंडियर्स के झुंड में से एक रेंडियर को पकड़ लेता है, उसके अंदर हाथ डालता है और उसके सीने में से दिल निकाल लेता है, जो कि गाइस सच में बहुत ही हॉरिबल सीन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन भी था। जिसके बाद हम आइसोल्ड को देखते हैं जो कि इस ग्लेशियर को देखने लगती है। उसे ये जगह बहुत सुंदर लगती थी, वो हर जगह की पिक्चर्स ले रही थी और तभी वहाँ पे उसे एक गुफा दिखाई देती है जो कि उसे पहले नहीं दिखाई देती थी। वो गुफा के अंदर चली जाती है और बहुत ज्यादा शौक में थी कि ये गुफा बनी तो बनी कब। आगे जाने के बाद में उसे एक दरवाजा मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जगह जुएल फैमिली की है और पूरी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर घुसना बिल्कुल इलीगल है और एक तरीके की वार्निंग है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विडार था वो उस रेंडियर के दिल को निकाल के चिल्ला रहा था और उसके बाद में उसे खा जाता है और खाने के बाद में बहुत ही जोरदार रॉर करता है, बहुत ही जोरदार वाली रॉर, और ये रॉर सीधा आइसोल्ड को भी सुनाई देती है। वो डर गई थी, इन सारी चीजों की पिक्चर्स भी ले लेती है। सीन जिसके बाद में मैग्ना के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि भाग के घर आता है अपनी मॉम को देखने के लिए, लेकिन उसकी मॉम तो बिल्कुल ठीक थी क्योंकि ये उसके भाई ने बस एक मजाक किया था, प्रैंक किया था। मैग्ना वापस से जाता है अपनी फ्रेंड के पास में, लेकिन वो देखता है कि अब तो उसकी फ्रेंड आइसोल्ड सीधा पैराग्लाइडिंग करके नीचे ही उतर रही है। कुछ देर बाद में उसे समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसका पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। वो आती है और सीधा तारों से टकरा जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद वो सीधा जमीन के ऊपर गिर जाती है। मैग्ना रोता हुआ भागता हुआ आता है, उसे चेक करता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इतना बुरी तरीके से करंट लगने से जो आइसोल्ड थी वो मर गई थी। इसी रास्ते पे विडार भी पहुंच जाता है जो कि पहले तो आइसोल्ड को चेक करता है और जब उसे पता चल जाता है कि वो मर गई है तो हर किसी को कॉल करने लग जाता है, यानी कि एम्बुलेंस और उसके फादर वगैरह को। मैग्ना की एक ही तो अच्छी खासी फ्रेंड थी इस शहर के अंदर और वो भी मर गई थी। रात होने पे मैग्ना अपने घर आता है, बहुत जोर से रोता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। अब तक जो उसका चश्मा था, क्योंकि अब उसे ब्लर नहीं दिखाई देता था, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था, उस चश्मे को भी वो उतार के फेंक देता है। उसके पास में एक हैमर रखा हुआ था, उसी हैमर को उठाता है और बहुत ही ज्यादा पावर के साथ में वो सीधा उसे आसमान के अंदर फेंक देता है, जहाँ से वो हैमर वापस लौटता ही नहीं है बल्कि बहुत ही तेज थंडरस्टॉर्म आता है, बिजलियां कड़कने लगती है और साथ ही में पूरे शहर की लाइट्स बंद हो जाती है। इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर आखिर ये मैग्ना कौन है और साथ में जूल फैमिली जो कि सारे मेंबर बहुत ही अतरंगी है, इन सब का क्या पास्ट हो सकता है, ये तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। रैग्नारॉक के लास्ट एपिसोड में गाइस हमें एडा के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली कि ये किस तरीके की जगह है। यहाँ पे दो फैमिलीज हमें इंट्रोड्यूस कराई गई है, साथ ही में एक मैग्ना नाम का लड़का जो कि पहले बहुत ज्यादा नॉर्मल हुआ करता था, कह सकते थे कि अलग अलग बीमारियां थी, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट के बाद में जब उसे एक लेडी ने टच किया तब से उसके पास में काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की पावर्स आ गई। साथ ही में मैग्ना की एक बेस्ट फ्रेंड बनी थी आइसोल्ड, उसकी भी बहुत मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई, जिस चक्कर में वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। साथ ही में विडार की फैमिली जो कि बहुत ही ज्यादा अलग तरीके के बिहेव कर रही थी और इन्हीं सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मैग्ना ही दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा डिप्रेस था, वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता है। साथ ही में जो उसका भाई लॉरेट था वो कहता है कि हाँ इसकी गर्लफ्रेंड थी, मर गई, तभी तो इसे बुरा लग रहा है। उसकी मॉम मना भी करती है कि ऐसा तो एटलीस्ट मत बोलो, जिसके बाद ये दोनों ही भाई अपनी अपनी स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में भी हर कोई मैग्ना के साथ में कंसोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आइसोल्ड जो थी वो मैग्ना की ही फ्रेंड थी, तो हर कोई सोच रहा था कि मैग्ना को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। इस वक्त लॉरेट उसे सबसे दूर ले जाता है कि अभी इसे किसी से भी बात नहीं करनी। क्लासरूम में आने के बाद भी मैग्ना को अपनी ही चेयर पे बहुत सारे फ्लावर्स और कैंडल्स वगैरह दिखाई देते हैं जो कि सबने आइसोल्ड की याद में रख रखे थे। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल रैन पहुंच जाती है जो कि क्लास वालों को बताती है हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है। सभी को पता है कि एक एक्सीडेंट था और जैसा कि उसके फादर एरिक, यानी कि जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में पता चला था कि आइसोल्ड के फादर ही इनके एरिक हिस्ट्री टीचर है, तो वो आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि आइसोल्ड के जाने से वो बहुत बुरी तरीके से सदमे में होंगे। कुछ ही सेकंड के बाद में यहाँ पे एरिक की एंट्री होती है जो कि कहता
कहता है कि मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस कंडीशन में घर पे ही रुकना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं एरिक अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए अपने बच्चों की क्लास लेने के लिए पहुंच गया था। क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चों का एक सेशन लिया जाता है, पूरे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आती है जो कि सारे बच्चों को इन्फॉर्म करती है कि आइसोल्ट की आखिर डेथ किस तरीके से हुई है, क्या सर्कमस्टेंसेस थे। उसने जब पैराग्लाइडिंग करी तो उस वक्त मौसम ठीक नहीं था, बिजलियां गिरी और उसी बिजली के गिरने से आइसोल्ट की डेथ हो गई है। सारी चीजें मिल गई है लेकिन अभी भी उसका एक फोन है जो कि नहीं मिला है और सभी को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी उन पहाड़ी इलाकों में नहीं जाएगा। और उसके बाद में स्कूल का एक थेरेपिस्ट आता है जो कि सारे बच्चों को अपने बारे में बताता है कि वो इस स्कूल का पर्सनल थेरेपिस्ट है। अगर किसी भी बच्चे को बुरा लग रहा हो या थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो रहा हो, हालांकि आइसोल्ट के साथ में किसी की भी इतनी अच्छी दोस्ती थी नहीं कि कोई भी बैठ के जोर जोर से रोएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा, लेकिन फिर भी एक थेरेपिस्ट का काम यही था कि वो पर्सनली सबको थेरेपी दे। तो अगर किसी को ऐसा फील हो रहा हो तो कोई भी आके उसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैग्ना को ऐसा लग रहा था कि शायद आइसोल्ट की डेथ ऐसी नहीं हुई है, इसी के कारण वो सीधा पुलिस ऑफिसर के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि एक मिनट, उस वक्त तो बिजलियां कड़क ही नहीं रही थी और जब वो तारों से टकराई तब जाके उसकी मौत हुई थी। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी? उस वक्त तो बिल्कुल मौसम साफ था। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहती है कि हाँ उस वक्त बिजली गिरी थी, तुम्हें नहीं पता थी। मैग्ना कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं वही था, मुझे पता है कि बिजलियां नहीं गिर रही थी। लेकिन ये टीचर कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा दुख में हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। और वो मैग्ना की बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि पुलिस ऑफिसर कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो कि छुपा रही है। जिसके बाद मैग्ना कंटिन्यूअसली आइसोल्ट की वीडियोस देख रहा था कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया करती थी। एडा शहर के अंदर बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी चल रही है, जैसे मैग्नीशियम का लेवल बढ़ गया है, पानी बहुत ज्यादा खराब आ रहा है और भी कई सारी चीजें। पूरे टाइम वो बस आइसोल्ट के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। जिसके बाद में सीन यहाँ मैग्ना की मॉम टूरिट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि ऑफिस के लिए निकल ही रही थी और तभी यहाँ पे विडार पहुंच जाता है जो कि मैग्ना की मॉम को हाय हेलो करता है और साथ ही भी बताता है कि कल रात को किसी ने उसकी कार को ठोक दिया बहुत बुरी तरीके से, पूरा कांच टूट गया, किसी ने हथौड़ा घुसा दिया उसमें, क्या तुम प्लीज क्लेम कंपनी से बात कर सकती हो। टूरिट विडार से सारी की सारी चीजें मांग लेती है कि हाँ प्लीज मुझे पिक्चर्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स मेल कर दो, मैं बाकी की चीजें देख लूंगी। जैसे टूरिट उस पिक्चर को बड़ा करके देखती है तो उसके अंदर उसे एक हथौड़ा दिखाई देता है और वो हथौड़ा उसके खुद के घर का था। इसी के कारण जिस वक्त मैग्ना और लॉरेट घर पे पहुंच गए थे तभी यहाँ पे टूरिट बहुत गुस्से के अंदर आती है और मैग्ना के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें समझ में क्या आता है, तुम खुद को समझते क्या हो, तुमने जाके विडार की गाड़ी को तोड़ दी। अब ये बात आखिर मैं जाके किसे बताऊं कि वो हथौड़ा मेरा है और तुमने जाके ऐसा किया, आखिर तुमने इतना गुस्सा क्यों निकाला? जबकि मैग्ना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा किया तो किया कब। उसे तो बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर वो हथौड़ा आया कहाँ से और वो हथौड़ा अगर इनका था तो विडार की कार में जाके कैसे घुस गया। टूरिट कहती है कि इसकी तुम्हें बहुत अच्छी खासी पनिशमेंट मिलने वाली है और ऊपर से तुम झूठ भी बोल रहे हो। मैग्ना पूरे टाइम तक बस उसी पिक्चर को देखता रहता है कि आखिर विडार के घर तक वो हथौड़ा पहुंचा तो पहुंचा कैसे। वो अपने कमरे के अंदर बैठ के अपने घर से विडार के घर तक की लोकेशन को ट्रेस करने लगता है जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर की थी। यही चीज ऐसा करते हुए उसे लॉरेट देख लेता और कहता है कि लड़के पता नहीं क्या क्या देखते हैं ऑनलाइन और तुम यहाँ पे डायरेक्शंस देख रहे हो। खैर मम्मी ने पैसे दिए हैं, जाके एक नया हथौड़ा ले आओ, उन्हें इसकी जरूरत है। इसी वक्त मैग्ना रात में जाता है और एक मॉल से जाके हथौड़ा ले आता है। बस न जाने उसे ऐसा लगता है कि क्यों ना उसे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। इसी के कारण वो एकदम खुले ग्राउंड के अंदर आ जाता है और वहाँ पे फिर से एक बार हथौड़ा फेंकता है और उसके बाद वहाँ से कदम गिरना शुरू करता है। पहुंचता पहुंचता वो जंगल तक आ जाता है और तकरीबन इस बार उसने आधा किलोमीटर तक उस हैमर को फेंका था। उसे खुद विश्वास नहीं होता कि आखिर उसने ये सारी चीजें कैसे करी, उसमें इतनी पावर कैसे आ गई। जिसके बाद सीन यहाँ विडार के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो इस वक्त इसी हथौड़े को अच्छे से चेक कर रहा था कि आखिर ये किसका हथौड़ा हो सकता है। इसकी वाइफ आती है रैन जो कि कहती है कि जरूरी हमारा कोई एम्प्लॉय होगा, नहीं तो कोई भड़का हुआ स्टूडेंट होगा, न जाने से कितने लोग होते हैं, ऐसे हथौड़ा देखने से थोड़ी ना पता चल जाएगा कि आखिर ये हथौड़ा किसने मारा है। उसके बाद में रैन खुद ही बताती है कि इनके एक स्कूल की स्टूडेंट की डेथ हो गई है, वो पैराग्लाइडिंग कर रही थी। रैन यहाँ से जाने लगती है तभी विडार बोलता है कि उसे मैंने मारा है। रैन वापस लौट आती है और विडार की बातें सुनने लगती है। विडार बताता है कि वो उस जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पे हमारी गुफा थी, वो फैक्ट्री अब दिखने लगी थी, वो अंदर चली गई थी और उसने हमारी काफी सारी चीजों को देख लिया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन मुझे उसे मारना पड़ा। रैन उसे समझाती है कि ये हम लोगों के बीच में एक डील हुई थी कि हम इंसानों को नहीं मारेंगे, इंसान जो कुछ भी करे लेकिन हम ऐसे लोगों को नहीं मार सकते हैं। आखिर फिर तुमने ऐसा क्यों किया? विडार ने कहा कि मैं उसे नहीं मारना चाहता था, सच बता रहा हूँ, लेकिन उसे हमारी काफी सारे सीक्रेट्स पता चल गए थे इसलिए मुझे मारना पड़ा और उसका फोन भी अभी तक गायब है। रैन कहती है कि मैंने पुलिस ऑफिसर्स को तो संभाल लिया है, हो सके तो तुम जल्द से जल्द फोन ढूंढ के निकाल लो ताकि और चीजें भी क्लियर रहे। अब आखिर इन लोगों का ये कन्वर्सेशन कि हम इंसानों को नहीं मारते, इस बारे में हमारी डील हुई थी, ये बहुत ही गाइस एक डीप कन्वर्सेशन था कि आखिर ये इंसान होके ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने इंसान को नहीं मारने के बारे में सोचा था। जिसके बाद में सीन यहाँ इन बच्चों के स्कूल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे मैग्ना और ग्रे एक साथ में बैठे थे और अपने प्रोजेक्ट को लेके बात वगैरह कर रहे थे। तभी इनके टीचर आते हैं और इन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कहने वाले थे कि तुम तीनों को प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि इनकी ग्रुप मेंबर की आइसोल्ट की तो डेथ हो गई है। जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई दूसरा मेंबर दे देना चाहिए या तुम अलग अलग मेंबर्स के साथ में काम कर लो। जहाँ पे ये दोनों कहते हैं कि नहीं, हम दोनों बिल्कुल ओके हैं और हम दोनों मिलकर हमारी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इवन अब तो जो ग्रे थी वो खुद मैग्ना के घर पे जाने वाली थी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इसी शाम
को मैग्ना अपने घर के अंदर काम करवा रहा था और एक साथ में 3 बड़े बड़े बॉक्सेस उठा के ले आया। वो लॉरेट को मदद करने के लिए भी कहता है, लेकिन लॉरेट उसे टॉन्ट मार देता है कि तुम तो वैसे इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें आखिर जरूरत क्या है किसी भी चीज की, न हेल्प की न किसी चीज की। और तभी मैग्ना को पता चलता है, कॉल पे उसकी बात होती है कि ग्रे उसके घर पे आने वाली है। इसी के कारण वो पूरी किचन के अंदर हर चीजें देखने लगता है कि उसके घर के अंदर कुछ अच्छा खासा रखने के लिए है भी या नहीं है। जिसके बाद उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है। ग्रे अब तक इसके घर पे आ चुकी थी। ये दोनों बैठ के अपने प्रोजेक्ट के बारे में खूब सारी बातें कर चुके थे कि आखिर इन्हें किस तरीके का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और उसके बाद में ग्रे मैग्ना से बात करने लगती है कि आखिर तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओ, मैं कभी तुमसे कनेक्ट कर ही नहीं पाती हूँ, ना तुम्हें जान पाती हूँ। मैग्ना सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या चीज बताएगा खुद के बारे में। वो वैसे ही बहुत बोरिंग इंसान है और वो गलती से ये चीज बता देता है कि कल परसों में एक हथौड़ा फेंका था जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक गया था और दूसरी बार फेंका तो वो 500 मीटर तक यानी कि आधा किलोमीटर तक गया था। पहले तो ग्रे एकदम चुप हो जाती है और उसके बाद में उसे लगता है कि मैग्ना फालतू की बातें कर रहा है और उसे ग्रे से बात करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इसी के कारण वो खुद ही उठ के यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम कभी और भी बात कर लेंगे, हम इन बातों को बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी हमें हमारे प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। और वो खुद का बैग पैक करके यहाँ से जाने लगती है गुड बाय करके। मैग्ना को बहुत गिल्ट होता है कि शायद उसे ग्रे के सामने ये फालतू की बात नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद सीनियर टूरेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इस वक्त मॉल के अंदर आई थी शॉपिंग करने के लिए और उसे आइसोल्ड के फादर एरिक दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस दिख रहे थे, कुछ सामान वगैरह खरीद रहे थे। तभी वहाँ पे एरिक को एक पानी की बोतल मिलती है और उन्हें अपनी बेटी की वापस से याद आ जाती है क्योंकि आइसोल्ड जो थी वो पानी की बोतल के बारे में बहुत सारी चीजें कहती थी। तभी टूरेट जाती है एरिक के पास में क्योंकि ये बहुत पुराने शहर के अंदर रहे हुए एक साथ ही बहुत पहले वाले टाइम से तो एक दूसरे को जानते थे। इसी कारण वो आके उसे गले लगाती है, उसे शांत करती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एरिक इतना ज्यादा परेशान था कि वो सारे सामानों को वहीं पे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। टूरेट वापस से अपने सामानों को खरीदने लगती है और जब बिलिंग कराती है तो वही बूढ़ी औरत जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखी थी टूरेट को कहती है कि अब असली हीरो आने वाला है, वो जाग चुका है। असल के अंदर बात तो वो मैग्ना की ही कर रही थी लेकिन टूरेट को अपने बेटे के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं था। जिसके बाद में सीनियर वापस से मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि अब तक भी उसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि आखिर जब आइसोल्ड की डेथ हुई थी तो उस वक्त क्या टेम्परेचर रहा होगा, क्या उस वक्त बिजली गिरी थी या नहीं गिरी थी। और वो अपने भाई लॉरेट को आने पे भी यही सारी चीजें बताता है कि देखो मुझे कुछ तो डाउट हो रहा है, आइसोल्ड मेरे सामने मरी थी और वो तारों से टकराई थी और उससे पहले मौसम बिल्कुल साफ था, उसके 1 घंटे बाद में बिजलियां कड़की थी। लेकिन आज जो पुलिस ऑफिसर आई थी वो बिल्कुल उल्टी बातें कर रही है। उसका कहना था कि पहले ही बिजली गिर रही थी, तो आखिर ये सब क्या हो सकता है। लेकिन लॉरेट इन बातों में ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, पुलिस वाले अपना काम कर लेंगे। उसके बाद में वो मैग्ना को पार्टी में चलने के लिए भी कहता है लेकिन मैग्ना को पार्टी में जाने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, उसका मूड ही नहीं था वहाँ जाने का। लेकिन लॉरेट को तो जाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि आज शाम को इनके स्कूल की एक बहुत बड़ी पार्टी होनी थी जो शायद पहले कैंसिल हो जाती, लेकिन एरिक ने ही मना करा था यानी कि आइसोल्ड के फादर ने कि अगर आइसोल्ड जिंदा होती तो शायद वो भी इस पार्टी में पार्टिसिपेट करती। अब यहाँ पे पार्टी का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी फालतू की बातें कर रहे थे और तभी एक साथ में गर्ल्स का ग्रुप आ जाता है जो कि बताती है कि देखो आइसोल्ड के मरने पे फेसबुक पे ग्रुप बना है, क्या तुम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे जो सेक्सा थी वो विडार की फैमिली की बेटी थी तो ऑफ कोर्स उसे भी रिएक्ट तो करना ही था, तो वो कहती कि हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा दुख लग रहा है कि वो मर गई, जबकि साफ लग रहा था कि सेक्सा को कोई मतलब नहीं है कि आइसोल्ड मरी है या जिंदा है। जिसके बाद में सीनिया विडार के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो इस वक्त वही था जहाँ पे आइसोल्ड गिरी थी, वो इस वक्त फोन ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पे मैग्ना पहुंच जाता है जो कि आया तो तैयार होके ही था, लेकिन पहले वो आइसोल्ड की ग्रेव की तरफ आया था, मेमोरियल की तरफ, ताकि वो वहाँ पे कुछ फूल चढ़ा सके। वो वहाँ जाता है जहाँ पे उसे काफी सारी पिक्चर्स, काफी सारे कैंडल, काफी सारे फ्लावर, ग्रीटिंग कार्ड, सारी चीजें मिलती है। वो थोड़ी देर आइसोल्ड को याद करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विडार ये सारी चीजें देख रहा था कि आखिर मैग्ना की एक्टिविटी क्या क्या है। और इसके बाद गाइस लॉरेट की एंट्री होती है। वो जिस वक्त पार्टी के अंदर एंट्री करता है वो बहुत ही गजब वाली एंट्री थी, सारे के सारे लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है और पार्टी प्रिंसिपल रैन स्टार्ट करती है। पहले तो वो आइसोल्ड को याद करती है और कहती है कि आज हम पार्टी नहीं करने वाले थे, लेकिन जैसा कि अब एरिक ने कहा है कि अगर आइसोल्ड होती तो उसे भी अच्छा ही लगता, तो इसी के कारण हम इस एनुअल पार्टी को कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन आज बिल्कुल सख्त मना है ड्रिंक्स करने के लिए, कोई भी बच्चा ड्रिंक्स करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। जिसके बाद में वो स्टेज सेक्सा को दे देती है। सेक्सा भी आइसोल्ड के मरने पे 2 बातें कहती है, उस लड़की के कैरेक्टर पे 2-3 बातें कहती है और उसके बाद में एक पुराना गाना गाने लगती है ताकि सारे लोग मिलकर आइसोल्ड को याद कर सके। और तभी एंट्री हो जाती है मैग्ना की। बिल्कुल बीच के गाने में इस तरीके से एंट्री करता है कि सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं। मैग्ना यहाँ पे खड़ा था, साथ ही में उसका भाई लॉरेट भी आ गया था जो कि इससे पूछता है कि तुम तो नहीं आने वाले थे, तो फिर आखिर तुम कैसे आ गए। जहाँ पे मैग्ना कहता है कि हाँ मैं आ तो गया हूँ, बस मेरा मन कर रहा था इसलिए। और मैग्ना को ये भी पता था कि उसका भाई लॉरेट अपनी मॉम की शर्ट पहन के आया है। खैर वो एक पार्टी फ्रीक था, उसे पार्टीज करना बहुत ज्यादा पसंद था और लॉरेट अब यहाँ पे सबके साथ में पार्टी करने के लिए चला भी जाता है। म्यूजिक वगैरह बज ही रहा था और इस वक्त लॉरेट से बात करने के लिए फियो आ जाता है। फियो विडार का बेटा था और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉरेट फियो को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसी के कारण उसकी सारी बातों में हाँ ना हर चीज करता रहता है। हम यहाँ पे रैन यानी कि प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि कुछ लड़कों को कहती है कि बताओ आखिर तुम लोग क्या पी रहे हो। ये लड़के बोलते हैं कि नहीं मैम आज तो हमने कुछ ज्यादा नहीं पिया है। रैन कह के जाती है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है और उसके बाद वो उस जगह से चली जाती है। जिसके बाद में हम मैग्ना और ग्रे को देखते हैं, ये दोनों एक साथ में बैठे थे, बातचीत वगैरह कर रहे थे। लेकिन इसी टाइम पे यहाँ फियो आ जाता है और ग्रे को
डांस करने के लिए बोलता है, जबकि यहाँ पे मैग्ना ऑलरेडी बैठा था और वो ग्रे को जरूर पूछ ही लेता डांस करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही फियो अपने साथ में ग्रे को उठा के ले जाता है। यहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा था और फियो मस्त ग्रे के साथ में डांस कर रहा था। ये चीजें कुछ मैग्ना को पसंद नहीं आती, इसी के कारण वो वॉशरूम चला जाता है। इन्हीं का एक फ्रेंड था जो कि यहाँ पे पानी पी रहा था, तो इस चक्कर में मैग्ना उसे मना करता है कि यहाँ से डायरेक्ट पानी मत पिया करो, ये चीज ठीक नहीं है। तो ये लड़का मना करता है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, आइसोल्ड की आत्मा क्या तुम्हारे अंदर चली गई है। ये बात सुन के मैग्ना को बहुत गुस्सा आता है और ये लड़का फिर से कहता है कि यार हो गया जो हो गया, अब वो पहाड़ों से टकरा के मर गई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैग्ना कहता है कि एक मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो। जिसके बाद ये लड़का फिर से कहता है कि अरे हाँ, आइसोल्ड की मौत ऐसी तो हुई थी, वो पहाड़ों से टकरा गई और उसके बाद में नीचे गिर गई। मैग्ना जिसके बाद बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसको पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने वाली सिचुएशन में आ जाता है कि सब लोग अलग अलग चीजें क्यों कह रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स अलग कह रहे हैं कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी, तुम कह रहे हो कि वो पहाड़ों से टकरा के मरी। आखिर सच बात क्या है, कोई मुझे बताएगा कि आखिर आइसोल्ड के साथ में हुआ क्या था। फिर मैग्ना को समझ में आता है कि शायद वो उस लड़के के साथ में ज्यादा ही बोल गया है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ लॉरेट उस पार्टी के अंदर अच्छा म्यूजिक बजाने के लिए खुद ही पहुंच जाता है और डीजे को अपने हाथ में लेके मस्त वाला म्यूजिक प्ले करने लगता है। यहाँ पे मैग्ना इस पार्टी से जा ही रहा था और वो अपनी आंखों से देखता है कि उसके प्रिंसिपल रैन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ में बैठी हुई थी। अब यहाँ पे फियो स्टेज पे चढ़ता है और लॉरेट को कहता है कि ये वाला गाना प्ले करो, जरूर सबको पसंद आएगा। जैसे ही वो गाना प्ले होता है तो एकदम यहाँ का माहौल बदल जाता है, सारे बच्चे हट जाते हैं। बीच में थे तो सिर्फ और सिर्फ फियो और सेक्सा, जो कि दोनों भाई बहन ही थे, लेकिन इतना अजीब तरीके का डांस कर रहे थे जैसे उनकी पूरी बॉडी टूट रही है, मुड़ रही है, हिल रही है। और इन्हीं को ज्वाइन कर लेता है लॉरेट। हालांकि पता नहीं उसे डांस कैसे आया, लेकिन वो भी यहाँ पे ऐसे भूतों वाला डांस करने लगता है। सेम टाइम पे हम ब्रेन को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा पागल हो गई थी इस गाने को सुन के। वो बच्चों के साथ में शुरू हो गई थी, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में। और यहाँ पे ये तीनों बहुत भयंकर वाला डांस कर रहे थे। अब ये कोई जानवर बन गए या फिर कोई वेम्पायर बन गए या फिर कोई एलियन बन गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पूरे गाने के म्यूजिक में बहुत अजीब तरीके का डांस ये तीनों कर रहे थे। म्यूजिक रुकता है और ऐसे लगता है कि सब अपने अपने होश में आ गए। फियो और सेक्सा दोनों ही लॉरेट को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तुम बहुत सही डांस कर लेते हो। हम मैग्ना को देखते हैं जो कि जस्ट पार्टी छोड़ के आया ही था और इस वक्त वो सीधा आइसोल्ड के घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके डैड एरिक थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। वो आइसोल्ड की चीजों को हटा रहे थे, कहीं ना कहीं फेंक रहे थे। जहाँ पे मैग्ना बात करने की कोशिश करता है कि क्या आपको पता भी है कि आइसोल्ड के साथ में क्या हुआ था। हर कोई अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, पुलिस वाला अलग कह रहा है, हमारा एक फ्रेंड है वो अलग चीज कह रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि आखिर आइसोल्ड के साथ में क्या हुआ है, आप प्लीज कुछ ना कुछ तो करिए। लेकिन एरिक इन सब बातों से बहुत ज्यादा भड़क जाता है और मैग्ना को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि तुम्हें आखिर कुछ भी नहीं पता है, तुम चले जाओ यहाँ से, आइसोल्ड जा चुकी है, उसे कोई वापस नहीं लेके आ सकता। लेकिन मैग्ना इतना ज्यादा गुस्से में था कि जब वो जैसे घर से बाहर निकलता है तो घर के बाहर रखी हुई कार को बहुत जोर से धक्का देता है, इतनी जोर से कि कार हिल के दूसरी तरफ चली जाती है। एरिक का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो मैग्ना को कहता है आखिर तुमने ये किया तो किया कैसे, तुम में इतनी पावर्स कैसे आई। और वो मैग्ना को घर के अंदर चलने के लिए कहता है। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फियो को और ज्यादा पार्टी करनी थी, इसी के कारण वो अपने दोस्तों के साथ में निकल गया था। इस वक्त उसके साथ में लॉरेट भी था। फियो लॉरेट से मैग्ना के बारे में पूछता है तो लॉरेट बताता है कि हाँ, मेरा भाई हट्टा कट्टा है, उसे डिस्लेक्सिया है, वो चीजों को पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन हाँ वो इस वक्त परेशान बहुत ज्यादा रहता है, पता नहीं क्या हुआ है जब से आइसोल्ड गई है। और फिर वो अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसे पार्टीज करना बहुत ज्यादा पसंद है। फियो को कहीं ना कहीं लॉरेट की ये वाइब पसंद आने लगी थी। अब ये सब भी उसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे आइसोल्ड की मेमोरियल बनाया गया था और ये चीजें फियो को तो बहुत ही ज्यादा बकवास लग रही थी। जो इनके पीछे फ्रेंड बैठा था वो भी आइसोल्ड को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ आके फूल चढ़ाए थे। इस बात के ऊपर फियो भड़क जाता है और कहता है कि तूने भी यहीं पे फूल चढ़ाया ना, सबसे बड़ी वाली कैंडल तेरी है ना, ले देख अब मैं क्या करता हूँ। तुझे पता होना चाहिए कि उस लड़की की आखिर औकात क्या है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और उसके बाद में फियो उसी मेमोरियल पे जाके वहाँ पी कर देता है। लॉरेट और ये लड़का अभी तक हंस रहे थे कि फियो शायद मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने ऐसी हरकत करी तो ये चीज सबको बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और इस लड़के ने हैंड टू हैंड उस चीज की पिक्चर क्लिक करके उसे अपलोड भी कर दिया था इंस्टाग्राम पे। ये चीज जब फियो देखता है तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है और कहता है डिलीट कर इसे अभी के अभी। सीन जिसके बाद में वापस से मैग्ना उसके फादर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एरिक कहने लगते हैं कि आइसोल्ड न जाने कब से किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी, उसे हमेशा से लगता था कि एडा में कुछ तो प्रॉब्लम है, वहाँ का पानी बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। और जब से जुटुअल फैमिली ने ये सारी चीजों को टेक ओवर किया है तब से चीजें बढ़ती ही जा रही है, हर बार कोई ना कोई न्यूज आती जा रही है। और जब भी किसी के हाथ में इस फैमिली के रिगार्डिंग कुछ लगता है तो वो आदमी लगता है जैसे जिंदा ही नहीं बचा है, इन लोगों की पोल खोलने के लिए बाहर ही नहीं आता है। ऐसा कुछ तो है इस शहर के अंदर जो कि कोई छुपा रहा है। आइसोल्ड बस यही चीजें देखना चाहती थी, इन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इन दोनों को आइसोल्ड की एक पर्सनल डायरी भी मिलती है। हालांकि मैग्ना को तो अच्छी तरीके से पता था कि इस डायरी के अंदर क्या है। उसने ग्रे के बारे में लिख रखा था कि वो ग्रे को कितना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन इसीलिए कि ये सीक्रेट कहीं बाहर ना आ जाए और कोई इसका मजाक ना बनाए, इसी के कारण मैग्ना उस बुक को यानी कि पर्सनल डायरी को डस्टबिन के अंदर फेंक देता है और कहता है कि उसके सीक्रेट्स उसके पास ही रहने चाहिए, हम कोई नहीं होते कि उसके सीक्रेट्स को बाहर लाएं। उसके बाद में मैग्ना और एरिक दोनों एक दूसरे को गले लगा के बहुत जोर से रोते हैं आइसोल्ड के लिए। सीन जिसके बाद में विडार के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपने डॉग को इस वक्त कुछ खिलाने के लिए लाया था, लेकिन उसका डॉग तो था ही हमेशा से बहुत अजीब, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर रूल कर रहा था कि मैं जब कहूंगा तभी तुझे खाना है।
इस वक्त रैन आती है और विडार को वही पिक्चर दिखाती है जिसके अंदर फियो आइसोल्ड के मेमोरियल पे पी कर रहा था कि सही टाइम पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तुम्हारा बेटा इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तुम्हें देखना पड़ेगा। सीन जिसके बाद में ग्रे और सेक्सा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ग्रे इस वक्त सेक्सा के घर पे ही रुकी हुई थी। वो ग्रे से पूछती है कि आखिर तुम्हें कौन पसंद है पूरे स्कूल के अंदर, और आइसोल्ड के बारे में तुम क्या कहती हो? आइसोल्ड मरने से पहले मैग्ना के साथ में बहुत ज्यादा रहा करती थी, क्या तुम्हें लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा? और वो दोनों तो पहाड़ी पे भी गए थे, आखिर वो दोनों क्या करने गए होंगे? ग्रे मना भी करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों क्यों कुछ करेंगे, उन दोनों के बीच सारी चीजें क्लियर थी, वो दोनों फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेक्सा ने उसके दिमाग में ये चीजें डाल दी थी कि उसके और आइसोल्ड के बीच में कुछ तो था। उसके बाद में सेक्सा ग्रे से पूछती है कि तुम्हें कौन पसंद है पूरी स्कूल में? मेरा भाई तो सबको पसंद है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जो फियो को पसंद नहीं करती। तो ग्रे कहती है कि मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती जिसके पीछे सब भागते हो, मेरी चॉइस बिल्कुल अलग है। सेक्सा कहती है कि इसका मतलब फिर तो तुम मैग्ना को पसंद करती हो। लेकिन तब कहीं ना कहीं ग्रे चुप हो जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सेक्सा खुद ग्रे के ऊपर लाइन मार रही है। लेकिन सही टाइम पे ग्रे पलट के सो जाती है, जिसके बाद में सीन फियो के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त घर आ गया था। और यहाँ पे उसके फादर विडार उसका पहले से वेलकम करने के लिए बैठे थे, उसे पिक्चर दिखाते कि आखिर तुमने ये क्या किया। और उसके बाद बोलना शुरू करते हैं कि इंसान हमारी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से लेकर आज तक वो हमारी इज्जत करते हैं, वो लोग हमको पूछते हैं, और तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे इंसान जीते हैं मरते हैं सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम इस तरीके की हरकत करोगे तो आखिर कौन होगा जो हमारी इज्जत करेगा? हम चाहेंगे उस तरीके से इंसान जिएंगे, और हम जैसा नहीं चाहेंगे उस तरीके से इंसान नहीं जिएंगे। तुम मेरे वारिस हो, लेकिन क्या तुम ऐसा काम करोगे? आखिर तुम मेरे बाद में कैसे इस जगह को संभालोगे? ऐसा लग रहा था कि जैसे फियो को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा। जिसके बाद में विडार उसके पास आता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है, और उसके बाद जो वो अपने बेटे की हालत करता है वो देखने लायक थी। वो फियो को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इनके घर में जो भी पत्थर वगैरह थे, जो भी पोल वगैरह थे, उसे घुसा घुसा के विडार अपने बेटे फियो को मारता है। फियो के मुंह से हाथ से पूरे बॉडी से खून निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को मारना रुकता नहीं है, बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, सिर्फ इस चक्कर के अंदर कि उसके बेटे ने इंसानों की इंसल्ट करी। यानी कि अगर विडार किसी इंसान की इज्जत करके आया है तो फियो को भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, ऐसे ये इंसानों की बेइज्जती नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि या तो ये भगवान है या फिर ये शैतान है। इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। रात में ग्रे की नींद खुलती है और वो उठ के नीचे की तरफ जाने लगती है, तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है। वो उठ के देखती है तो उसे पता चलता है कि विडार जो है वो फियो को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से कि हर जगह से खून निकल रहा है। वो डर गई थी और उसके बाद में चुपचाप जाके कमरे में चली जाती है। तभी सेक्सा उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी? ग्रे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं बस वॉशरूम गई थी। जिसके बाद में सीन अगले दिन शिफ्ट हो जाता है। मैग्ना तो घर पे आ गया था पार्टी से टाइम से, लेकिन जो लॉरेट था वो पूरी रात पार्टी कर रहा था और सुबह सुबह घर पे आया था। आज का दिन था जो कि आइसोल्ड के फ्यूनरल का दिन था। सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रखे थे, एक एक करके सब लोग अंदर आते जा रहे थे चर्च में। और तभी यहाँ पे ग्रे भी एंट्री करती है, लेकिन ग्रे को दिखाई देता है कि आज फियो का चेहरा बिल्कुल ठीक है। कल रात को जब वो इतनी बुरी तरीके से पिटा था, पूरी जगह से खून निकल रहे थे, उसकी हालत खराब हो रही थी, तो फिर आज उसके चेहरे पे एक निशान तक भी नहीं है। तब जाके ग्रे को बहुत बुरी तरीके से डर लगता है कि आखिर ये हुआ क्या। यहाँ दूसरी तरफ ग्रे, लॉरेट और टूरेट जब अपनी प्रेयर करके वापस से घर लौटते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा घर फैला हुआ था, मानो कि कोई चोरी करके गया है या कोई तो है जो पूरे घर के अंदर कुछ ढूंढना चाहता हो। और इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आखिर इस जुटुअल फैमिली का क्या सच हो सकता है, ये तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। रैग्नारॉक के एपिसोड में गाइस हमें हर एपिसोड के अंदर इस उटूल फैमिली के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा रही है कि ये कोई नॉर्मल फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई गॉड, हीरोज, जायंट या फिर मॉन्स्टर हो सकते हैं। तो आखिर ये कौन है, ये सब हमें बताया जाने वाला है। इसोल्डा जिसकी डेथ हो गई है, मैग्ना जिसके पास में अच्छी खासी पावर्स आ गई है और वो अपनी फ्रेंड की डेथ के बारे में जानना चाहता है। और लास्ट सीन यहाँ पे खत्म हुआ था कि मैग्ना के घर में चोरी हुई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों भाई यानी कि मैग्ना और लॉरेट ने मिलके एक आदमी को पकड़ लिया था जो कि नशेड़ी था और उसे एक्सेप्ट करवा रहे थे कि तूने चोरी की थी। लॉरेट ने बस ये एक अंदाजा लगाया था क्योंकि आइसोल्ड के फ्यूनरल के अंदर पूरा शहर आया था और सिर्फ यही आदमी नहीं आया था। लॉरेट के समझाने पे तो यह आदमी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने चोरी की, लेकिन जैसे ही मैग्ना उसे धक्का देता है तो यह आदमी बुरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि तुम लोगों का घर का दरवाजा पहले से ही खुला था और मैंने उसमें चोरी नहीं की है। लॉरेट कहता है कि मेरे हेडफोन्स तूने चुराए ना। तभी आदमी कहता है कि ठीक है यार, उसके पीछे तुम किसी को इतना मारोगे क्या, दरवाजा पहले से खुला था और सारी चीजें पहले से बिखरी थी। मैग्ना कहता है कि क्या तुमने किसी को देखा था? तो यह आदमी बताता है कि हाँ, एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर बहुत अजीब सा कुत्ता था जिसकी आंखें बहुत अजीब थी। मैग्ना समझ जाता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि विडार का है। जिसके बाद सीनिया मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि अपने स्कूल के थेरेपिस्ट के पास बैठा था। वो थेरेपिस्ट मैग्ना से बात करने की कोशिश करता है कि जब से वो शहर के अंदर आया है तो उसे क्या फील हो रहा है और अभी उसे क्या लग रहा है, क्या वो सही फील कर पा रहा है पढ़ाई के लिए या नहीं कर पा रहा है। मैग्ना बताने लगता है सारी चीजें आइसोल्ड के बारे में कि वो उसकी फ्रेंड थी लेकिन उसकी डेथ बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। उसकी डेथ के अंदर कोई तो मिस्ट्री छुपी है और पुलिस वाले अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। साथ ही में उसे ये भी पता चल गया है कि उसके घर
घर में जो कल रात चोरी हुई थी उसके पीछे कौन है, और अब शायद उसे इन चीजों का पता लगाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले तो उसकी हेल्प करती है। जिसके बाद में सीन यहाँ रैन के ऊपर शिफ्ट हो बताती है कि अच्छा हुआ जो थेरेपिस्ट उसका फ्रेंड था, यानी कि स्कूल का थेरेपिस्ट, जिसने मैग्ना के बारे में सब कुछ बता दिया। मैग्ना जो है वो प्रॉब्लम्स खड़ी करता ही जा रहा है, वो इन सारी चीजों को खुद से सॉल्व करना चाहता है। और साथ ही में जो तुम कल उसके घर के अंदर जाकर आए, क्या ये नॉर्मल बात थी? क्या तुम्हारी गाड़ी को कोई पहचानता नहीं होगा? क्या तुम्हारे कुत्ते को कोई पहचानता नहीं होगा जो तुम दिन दहाड़े किसी के भी घर में चले जाओगे? इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विडार की फैमिली इतने सालों से पुलिस वालों से बची हुई थी। हो सकता है कि मैग्ना या फिर वही नशेड़ी आदमी कहीं ना कहीं विडार के खिलाफ कोई गवाही दे दे, जिससे कि सबको पता चल जाए कि आइसोल्ड की मौत के पीछे विडार है और बी मतलब के अंदर ही पुलिस वालों की नजरों में आ जाए। जिसके बाद में सीनियर स्कूल के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। ग्रे इस वक्त अपना प्रोजेक्ट अकेली ही बना रही थी, तो यहाँ पे फियो उसके ऊपर लाइन मारने आ जाता है और कहता है कि मैग्ना कुछ करता भी है या नहीं करता है, तुम्हें उसके साथ में नहीं रहना चाहिए और मेरे साथ ड्राइव पे चलना चाहिए। जहाँ पे ग्रे बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड होके फियो को मना कर देती है कि वो मेरी हेल्प भी करता है और मुझे तुम्हारे साथ में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल रात मैंने देखा था कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था, जैसा कि गाइस हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विडार ने फियो को बहुत बुरी तरीके से मारा था। और अभी यही बात कहीं ना कहीं ग्रे को भी फील हो रही थी कि तुम्हारे चेहरे पे एक निशान तक भी नहीं है। जहाँ पे फियो कहता है ये सारी चीजें तो होती रहती है। जिसके बाद फियो अब कहीं ना कहीं ग्रे के बहुत ज्यादा क्लोज आना चाहता था, इसी के कारण उसे बहुत हम्बली, बहुत एक जेंटलमैन के जैसे उसे प्रपोज करता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और ग्रे को उसके साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। ये दोनों बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। जिसके बाद में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ग्रे पिघल गई थी और फियो के साथ में लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती है। लेकिन जैसे ये दोनों गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे कि पीछे यहाँ सेक्सा और साथ ही में लॉरेट भी आके बैठ जाते हैं। अब लॉरेट को तो वैसे ही बहुत शौक था इधर उधर घूमने का। जिसके बाद में सीनियर मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस बार फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गया था और वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि आपको एक बार फिर से चेक करना चाहिए कि आखिर आइसोल्ड की डेथ कैसे हुई थी। ये पुलिस ऑफिसर बताती है कि वो एक पहाड़ी से टकरा गई थी। मैग्ना कहता है कि आप खुद बताइए, आसपास कोई पहाड़ी है ही नहीं। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहती है कि हमें नहीं पता कि आखिर वो किस चीज से टकराई थी, लेकिन जब वो हमें मिली थी तो उसकी गर्दन टूटी हुई थी, साथ ही में खून भी निकल रहा था। मैग्ना बहुत फोर्स करता है उन्हें कि इस चीजों के बारे में अच्छे से पता लगाए, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर अब कहीं ना कहीं मैग्ना को लपेटे में ले लेती है और बोलती है कि हम हर चीज का पता नहीं लगा सकते, ये बस एक एक्सीडेंट था क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि तुम जब अपने घर से निकले थे तो तुम आधे घंटे के अंदर अपने घर पहुंच गए, जबकि पहाड़ी से तुम्हारा घर तकरीबन 1.5 घंटे का है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ तो मैं तो इस चीज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती है। कहीं ना कहीं मैग्ना भी ये बात सुन के बहुत अजीब सा फील करने लगता है कि जैसे कल्प्रिट वो ही है, और साथ ही में उसे ये भी फील होता है कि हाँ सच में वो इतना तेज भागा कैसे। दूसरी तरफ सीन यहाँ वापस से इसी कार के अंदर शिफ्ट हो जाता है जिसमें ये 4 लोग ड्राइव पे जा रहे थे। हमेशा की तरह अब लॉरेट से उसी के भाई के बारे में पूछा जाता है, मैग्ना के बारे में, जहाँ पे वो कहता है कि हाँ वो मंद बुद्धि है लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर है, अभी बस आइसोल्ड के गम में डूबा हुआ है। और उसके बाद में ये लोग गाना वगैरह प्ले करने लगते हैं, जहाँ पे फियो वापस आइसोल्ड वाले केस के अंदर वो अपने आप ही मर गया। एक ट्रक ने उसे कुचल दिया, 50 की स्पीड पे आ रहा था, वो पक्का जिंदा नहीं बचा होगा। इसका मतलब था कि फियो और सेक्सा यानी कि इसके बच्चों को पता चल गया है कि आइसोल्ड को इसके बाप ने यानी कि विडार ने मारा है। अब यहाँ पे सब अपनी अपनी गलतियां सुनाने लगते हैं कि आखिर किस किसने क्या क्या गलतियां की है, क्योंकि फियो अपने बाप को सुना रहा था कि आपने आइसोल्ड को मारे भी दे देती है। इस वक्त जब मैग्ना जा रहा था तभी हमें एक बॉडी आती हुई दिख, मारा पीटा था, यानी कि विडार ने इस आदमी को जान से मार दिया जो कि शायद उसके खिलाफ सबूत दे सकता था। जिसके बाद में अगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम खुद का ध्यान रखा करो। जिसके बाद में मैग्ना वापस से अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड करता है कि उसके पास में काफी सारी पावर्स आने लगी है, उसके सेंसेस बढ़ गए हैं, उसे टेस्ट ज्यादा बढ़ गया है, अब वो काफी सारी चीजों को स्मेल कर सकता है, वो दूर तक की चीजें सुन सकता है, उसकी बॉडी स्ट्रांग हो गई है, यानी कि काफी सारी चीजें जो कि उसकी बॉडी में चेंजेस लाती जा रही है। तभी वो आइसोल्ड के बैग को खोलता है जिसके अंदर आइसोल्ड के कपड़े थे और उसके अंदर से एक जैकेट निकालता है जिसके ऊपर खून की बूंदें थी, और उसे कंटिन्यूअसली स्मेल करने लगता है और उसे बहुत अजीब तरीके की स्मेल आती है। सीन जिसके बाद में स्कूल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और इस वक्त सेक्सा जो थी बहुत लेट आई थी, लेकिन तब उसके होश उड़ जाते हैं जब वो मैग्ना को देखती है, क्योंकि कल तक तो इनके घर में सेलिब्रेशन हो रहा था कि मैग्ना मर गया है, लेकिन मैग्ना तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है। और उसके बाद में यहाँ टीचर जो थी वो पानी के ऊपर और पानी में रहने वाले फिशेस के ऊपर एक लेक्चर दे रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे मैग्ना स्टार्ट हो जाता है कि काफी सारी फिशेस मर रही है, और इस बार सेक्सा भड़क जाती है। पहली बात तो मैग्ना को देख के गुस्सा थी कि आखिर ये जिंदा क्यों है, और दूसरी बात कहती है कि मेरे घर की फैक्ट्रीज बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, वो गवर्नमेंट की हर एक स्कीम को फॉलो करते हैं, और जितनी बार भी कोई प्रॉब्लम आई है तो हमने उसका सॉल्यूशन दिया है, हर चीज का प्रॉब्लम तुम हमारी फैक्ट्रीज के ऊपर नहीं डाल सकती, और अगर किसी को चेक करना है तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। बार बार में सब लोग उटल फैमिली के फैक्ट्रीज को ही क्यों निशाना लगाते हैं, यानी कि सेक्सा ने सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया था कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आके सीधा मुझसे बात करे। क्लास खत्म होने के बाद में मैग्ना सीधा टीचर के पास में जाता है और उनसे इसी क्वेश्चन के बारे में पूछने लगता है कि ये बात तो आपको भी पता है कि शहर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जहाँ पे टीचर कहती है कि हाँ तुम कह तो रहे हो सही, लेकिन यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती है, बड़े बड़े लोग हैं वो इन चीजों को बंद करवा सकते हैं, और हम इस बारे में बात ना ही करें तो ही ठीक होगा। जिसके बाद में मैग्ना ब्लड के बारे में पूछता है कि गीला ब्लड कैसे स्मेल करता है और क्या सूखे
इसके ब्लड को टेस्ट किया जा सकता है, जहाँ पे इसकी टीचर कहती है हाँ किया तो जा सकता है, लेकिन हुआ क्या। असल के अंदर यहाँ पे पीछे खड़े होकर ग्रे सारी चीजें सुन रही थी और मैग्ना यहाँ अपनी टीचर से हेल्प करने के लिए कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकती है उस ब्लड को टेस्ट करने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे अब यहाँ पे मैग्ना के घर पे आई थी वैसे तो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। इसी के कारण वो मैग्ना से पूछ लेती है कि आखिर तुम टीचर से ब्लड के बारे में क्यों पूछ रहे थे। तब मैग्ना आइसोल्ड का जैकेट निकालता है और उसके बाद में उसे कहता है कि देखो मुझे पास में सुपर नहीं है और साथ में बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करती है। इसी के कारण फिर वो यहाँ से चली जाती है। ज्यादा फ्रेंड तो तुम्हारी मैं भी हूँ, लेकिन तुम उसे इतना ज्यादा अटैच क्यों हो। सीन जिसके बाद में कैफे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक लड़की थी जो स्कूल की स्टूडेंट थी और साथ ही में काम भी किया करती थी, तो वो इन सारे बच्चों को फ्री के अंदर ट्रीट दिया करती थी। अब सारे बच्चे यहाँ पे एक साथ बैठे थे, पंचायती कर रहे थे और तभी सारी बातें घूम के ग्रे के ऊपर आ जाती है। सब था असल के अंदर ग्रे ने ही सेक्सा को बताया था उसकी पूरी लाइफ के बारे में और सेक्सा ने ये बात सारे बच्चों के सामने कह दी। इस बात से ग्रे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ से वो सीधा एक पार्लर के अंदर पहुंचती है। पता चलता है कि वो ग्रे का फैमिली पार्लर था, उसकी मॉम यहाँ पे काम करती है और उसके फादर अंदर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। ग्रे मना करती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि वो मेरा क्लेम पास नहीं कर सकते। असल के अंदर ग्रे के फादर जुटुअल फैमिली के फैक्ट्री के अंदर काम किया करते थे, इस चक्कर के अंदर उनके लंग्स खराब हो गए हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया कि उनके लंग्स फैक्ट्री में काम करने से खराब नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि ग्रे के फादर की उम्र बहुत ही ज्यादा कम है, वो जल्दी मर जाएंगे। इस चक्कर में जुटुअल फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी। इसी के कारण विडार अपनी वाइफ रैन को आके बताता है कि एक नॉर्मल आदमी इतने बड़े ट्रक से कुचल के मर सकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। आखिर वो है क्या चीज, जहाँ पे रैन कहती है कि आज रात हम सारी चीजें पता लगा लेंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ मैग्ना के घर पे शिफ्ट हो जाता है। टूरिट यहाँ अपना काम कर रही थी और मैग्ना यहाँ पे घर को पेंट कर रहा था। जिस वक्त लॉरेट आता है और मैग्ना को कहता है कि आज रात हमें एक इन्विटेशन है, तो मैग्ना कहता है कि अच्छा उन लोगों ने हमें क्यों बुलाया है। तो लॉरेट कहता है कि वो मेरे दोस्त बन गए हैं यार, इसीलिए हमें डिनर पे बुलाया है। टूरिट कहती है कि यहाँ टूरिट के घर पे शिफ्ट हो जाता है। ग्रे मैग्ना से मिलने के लिए आई थी, लेकिन टूरिट से बताती है कि तुम सब लोग तो पार्टी करने वाले थे ना, मुझे तो लगा तुम भी पार्टी में होगी। यानी कि ग्रे को पता चलता है कि फियो और सेक्सा ने मिलकर एक पार्टी रखी थी जिसके अंदर उसे नहीं बुलाया गया और मैग्ना और लॉरेट दोनों ही उसी पार्टी के अंदर है। वो वहाँ से बस चली जाती है। जिसके बाद में सीनिया वापस से मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हर कोई यहाँ पे डांस कर रहा था, लेकिन अब लग रहा था कि जैसे मैग्ना के पैर थोड़ी बहुत लड़खड़ाने लगे हैं। म्यूजिक भी उसी तरीके का बज रहा था जैसे कि हमेशा बजता है और कहीं ना कहीं मैग्ना को प्रीवियस बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है, फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और सीधा जंप करता है और उसके बाद में बिल्कुल जानवरों के जैसे डांस करने लगता है। अब वो डांस कर रहा था, खुद की पावर्स बाहर निकाल रहा था, कुछ पता नहीं चलता। रैन को अभी भी मैग्ना की पावर्स को बाहर निकालना ही था। इसी के कारण वो उसे कहती है कि चलो आओ थोड़ा गेम खेला जाए, तुम्हारी पावर्स देखी जाए कि आखिर तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो उसे पंजा लड़ाने के लिए बिठा देती है। रैन को पहले मजाक लगता है कि वो उसकी प्रिंसिपल है और ऊपर से एक लेडी है। मैग्ना ठहरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रैन को तो वो एक सेकंड में हरा देगी, लेकिन रैन तो एक इंसान थी ही नहीं। जिसके बाद ये दोनों अपना हाथ लड़ाना शुरू करते हैं। मैग्ना के होश उड़ चुके थे क्योंकि वो पहली बार खुद भी इतनी भयंकर वाली पावर महसूस कर पा रहा था। सारे लोग खड़े हो जाते हैं और इन दोनों के बैटल को बस देखते ही जाते हैं। मैग्ना बहुत ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बाइसेप्स फट ही जाएंगे और रैन जो थी वो भी बहुत भयंकर वाली पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी। एक वक्त ऐसा आता है जब मैग्ना रैन से पूछता है आखिर तुम कौन हो और रैन मैग्ना से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तब यहाँ पे रैन, अब मुझे लग रहा था कि अगर ये कोई डीमन या फिर अगर कोई टाइटन्स है तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बूढ़ी औरत को बना रखा था रैन को। लेकिन खैर मैग्ना उसी को देख के बहुत बुरी तरीके से डर गया था और इसी मौके का फायदा उठा के रैन मैग्ना से जीत जाती है और उस टेबल को आधा आधा तोड़ देती है। जिसके बाद में मैग्ना सीधा अपना फेस वॉश करने चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसे नशे भी हो रहे थे। तभी वो जब शीशे के अंदर खुद को देखता है तो वो बिल्कुल बदला हुआ था, उसका पूरा चेहरा बदला हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी उगी हुई थी और गाइस ये बिल्कुल सिमिलर थॉर के जैसा लग रहा था और वो खुद भी एक बार के लिए डर जाता है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या मैग्ना सच में कोई थॉर, गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलती जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। रैग्नारॉक की लास्ट एपिसोड में गाइस जुटुअल फैमिली जो थी वो मैग्ना की सच्चाई को बाहर लाना चाहती थी। कई हद तक ये लोग सक्सेसफुल हो भी गए थे क्योंकि उसे बहुत ही अमेजिंग वाला अल्कोहल दिया गया था जिससे कि मैग्ना अपने दिमाग के सारे होश गवा दे और सब कुछ बता दे कि आखिर वो कौन है। लेकिन मैग्ना को तो उल्टा जुटुअल फैमिली के बारे में कुछ चीजें पता चली क्योंकि वो फैमिली भी नॉर्मल नहीं है और उसे खुद भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि वो बहुत अजीब तरीके से दिख रहा है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर मैग्ना ने जुटुअल फैमिली के घर पे एक कुल्हाड़ी को मार के बहुत बड़ा लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दिया था, तो वो अब खुद की पावर को आजमाने के लिए गया था। इस वक्त पहले तो वो भागता हुआ पहले जंगल में आता है और उसके बाद सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ में ये सब चीजें हो क्या रही है। जिसके बाद सीन यहाँ जुटुअल फैमिली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब डिस्कशन होने लगता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उन सबको देखते हुए तो साफ बात थी कि मैग्ना कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। जो रैन है उसका कहना था कि नहीं वो एक नॉर्मल लड़का है। साथ ही में इनका बेटा यानी कि फियो का भी यही कहना था, जबकि विडार और उसकी बेटी सेक्सा का कहना था
कि नहीं, कि मैग्ना हम लोगों के लिए एक थ्रेट हो सकता है और हमें उसके बारे में जानना जरूरी है, और अगर हम उसे मार भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीन जिसके बाद मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि खुद की पावर को आजमाने के लिए अब एक पेड़ के ऊपर कंटिन्यूअसली पंचेस मारता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जूटवेल फैमिली के अंदर कंटिन्यूअसली डिस्कशन होता रहता है। यहाँ एक तरफ मैग्ना ने इतना जबरदस्त पंच मारा कि उसने पेड़ को तोड़ दिया, यानी पेड़ तोड़ना गाइस नॉर्मल बात तो नहीं होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग तो है ही। वहीं दूसरी तरफ जूटवेल फैमिली के बीच में फाइनल डिस्कशन यही रहता है कि एक बार मैग्ना को मौका देना चाहिए, यानी कि उसे डायरेक्ट मार नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे सिर्फ एक नॉर्मल इंसान के जैसे छोड़ देना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर वो क्या चीज है। जिसके बाद में सीनिया मैग्ना के घर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मैग्ना और लॉरेट सुबह बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे और मॉम इनकी अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बना भी रही थी, और साथ ही में ये भी पूछती है कि कल रात की तुम्हारी पार्टी कैसी रही, क्या तुम लोगों को पता है कि जूटवेल फैमिली कितनी ज्यादा अमीर है, कितनी ज्यादा रिच है, नॉर्वे के अंदर 6 नंबर की पोजीशन पे आती है वो फैमिली, इतनी ज्यादा रिच है, तुम लोगों को तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई पिलाई होगी, वो लोग तो सच धज के भी आए होंगे। लॉरेट कहीं ना कहीं मैग्ना को कहना चाहता था कि कल रात जो तुमने हरकत की है वो किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगी, या तो अपने मुंह से बता दो, नहीं तो किसी और से पता चलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैग्ना बेचारा चुप ही था। जिसके बाद लॉरेट अब खुद ही बोल देता है खुद की मॉम को कि उन्होंने मैग्ना को थोड़ी सी पिलाई थी, यानी कि उसने हमें ड्रिंक ऑफर की थी, अच्छा अच्छा खाना तो दिया ही था, साथ में पीने की चीजें भी दी थी। जिसके बाद टूरिट मैग्ना से अब खुद पूछती है कि बताओ आखिर सच्चाई क्या है। मैग्ना भी बता देता है कि हाँ उन लोगों ने हमें ड्रिंक ऑफर करी थी, जिस चीज के ऊपर टूरिट थोड़ी सी भड़क जाती है, क्योंकि टूरिट जब नाम सुनती है कि आखिर इन लोगों को पिलाया क्या गया था जो कि एक इल्लीगल अल्कोहल था, तो वो आखिर बच्चों को नहीं देना चाहिए था। जिसके बाद में अब मैग्ना खुद बैठ के इन्हीं चीजों के ऊपर रिसर्च करने लगता है, क्योंकि जैसा कि विडार ने कल रात को ही कहा था कि ये वाइकिंग्स के टाइम की पिए जाने वाली चीज थी, तो इसी चक्कर में वो उस नाम को अच्छी तरीके से सर्च करता है, जहाँ पे कई सारी गॉड, टाइटन्स, हीरोज, मॉन्स्टर सब के बारे में अलग अलग तरीके के पिक्चर्स आने लगते हैं। थॉर का भी अलग से पिक्चर आता है, और साथ ही में आखिर का एक पिक्चर जिसके अंदर एक आदमी को एक लेडी उसकी पावर्स के साथ में जगाती है, उसके सर पे हाथ रख के। तभी मैग्ना को क्लिक होता है कि सेम उसके साथ में भी यही सीन हुआ था जब वो शहर के अंदर आया था, तो एक बूढ़ी सी लेडी जो कि सुपर स्टोर में काम करती है, वेंचे नाम की, उसने भी उसके साथ सेम चीज करी थी, और तब से ही मैग्ना की पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। जिसके बाद सीन टूरेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि सीधा पहुंच गई थी रेन के पास में प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में, और कहती है कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तुमने मेरे बच्चों को घर पे बुलाया, वो चीज ठीक थी, लेकिन उन्हें ड्रिंक के अंदर अल्कोहल दी, वो बच्चे नाबालिग है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे रेन भी टूरेट को अच्छा खासा ताना मार ही देती है कि कुछ दिन पहले तुमने तो कहा था कि तुम मैग्ना से परेशान हो, हम बस उन बच्चों को एंजॉयमेंट देना चाहते थे, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, और वो बच्चे घर के अंदर ही थे। लेकिन इस बात से टूरेट बहुत ज्यादा भड़की हुई थी कि उसके बच्चों के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है ये उसकी जिम्मेदारी है, रेन किसी भी बच्चे को अल्कोहल नहीं दे सकती है। जिसके बाद में सीनियर मैग्ना के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है, जो कि सीधा वेंचे के पास सुपरमार्केट के अंदर ही पहुंच जाता है और कहता है कि उस दिन आपने मेरे सर पे क्यों टच किया था, आप मुझे क्या दिखाना चाहती थी, और मुझे मैं बहुत अजीब तरीके का लग रहा था, मेरे पूरे चेहरे पे बाल थे। जहाँ पे अब वेंचे बताना शुरू करती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस तुम्हारी ताकतों को जगाया है, तुम्हारी ताकतें सो रही थी, तुम आज के नहीं बल्कि सदियों पुराने के बहुत बड़े हीरो हो, तुम थॉर का एक वंशज हो, तुम वापस से लौट आए हो। एडा क्या बल्कि नॉर्वे क्या बल्कि पूरा अर्थ बिगड़ रहा है, टाइटन्स अभी भी जिंदा है और बल्कि एडा की धरती पे ही है, उन सबको मारना होगा और तुम्हें वापस लौटना होगा। मैग्ना की सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी कि आखिर कौन टाइटन्स है, कौन एडा को बर्बाद कर रहा है और गॉड्स में से कौन लौट के वापस आया है, इसी के कारण वो बिल्कुल ब्लैंक था। जिसके बाद में सीनिया ग्रे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस वक्त फियो से काफी ज्यादा गुस्से के अंदर थी, क्योंकि कल हमने देखा था कि सारे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे ग्रे का, और फियो भी उन सबके साथ ही बैठा था और उसकी साइड भी नहीं लेता और वो भी खुद हंस ही रहा था। इसी के कारण ग्रे उसे ज्यादा कुछ खास बात नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद में सीन मैग्ना की क्लासरूम के अंदर शिफ्ट हो जाता है। आज एरिक जो कि हिस्ट्री का एक टीचर है, वो इन सब बच्चों को कल की ट्रैकिंग के बारे में बताता है कि साल के अंदर एक बार बच्चों को जरूर ट्रैक पे लेके जाया जाता है, जो कि एक माउंटेन है। सारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाना होता है और ये सारे बच्चे वहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले उस माउंटेन की कुछ हिस्ट्री भी बताई जाती है कि कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले अगर कोई जगह बनी थी तो वो यही माउंटेन बना था, और उसी के बाद में गॉड, टाइटन्स और हीरो यहाँ पे आए थे। तो बताओ आखिर टाइटन्स और गॉड्स के बारे में किसको पता है। बच्चे यहाँ पे सब अपनी अपनी राय देने लगते हैं कि आखिर टाइटन्स क्या थे, गॉड क्या थे, पहले किसको पूजा जाता था। तो यहाँ पे एक लड़की बताती है कि पहले टाइटन्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में गॉड को ही पूजा जाने लगा। लेकिन तभी सेक्सा खुद की कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है कि ये बात तुम्हारी बहुत ही गलत है, मैं बताती हूँ असल के अंदर सच क्या हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे टाइटन्स हुआ करते थे, डीमंस हुआ करते थे, उन्हीं लोगों को लोग पूजा करते थे, मानते थे, कौन जिएगा कौन मरेगा सब कुछ उनके हाथ में था, सारे लोग उनकी इज्जत किया करते थे। और तभी गॉड आ गए, जो कि वो बहुत ही मुंह बिगाड़ के बताती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो खुद के बारे में बता रही थी, और कहती है कि गॉड बस बेमतलब में फेमस हो गए, बाकी उससे पहले तो यहाँ डीमंस और टाइटन्स हुआ करते थे। एरिक इन सारे बच्चों को चुप करा देता है कि अच्छा ठीक है सब शांत हो जाओ, अब बताओ आखिर गॉड कौन है और ऐसा कौन है जो कि टाइटन्स को हरा सकता है। तभी यहाँ पे एकदम से मैग्ना हाथ ऊपर करता है। कह सकते हैं कि रियल लाइफ में भी मैग्ना ही उन सबको हराने वाला था, और एंशिएंट टाइम के अंदर थॉर ने उन सबको हराया था, क्योंकि एक थॉर ही था जिससे कि सारे डीमंस और टाइटन्स डरा करते थे। जिसके बाद में सीनिया एक कैफे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे टूरिट अपने बच्चों के लिए बर्गर पैक करा
आ रही थी और तभी वहाँ उसे एरिक दिखाई देता है जो कि बिल्कुल अकेला बैठा था। टूरिट उससे उसका हालचाल पूछती कि क्या तुम ठीक तो हो? एरिक बताता है कि हाँ बस ठीक ही हूँ। टूरिट ये भी कहती है कि कल तुम उसी माउंटेन पे जाने वाले हो, बस खुद का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एरिक और उसकी बेटी इसोल्डा उस माउंटेन पे बहुत ज्यादा जाया करते थे। जिसके बाद में सीनिया मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त उसके साथ में ग्रे थी और तभी यहाँ पे वही इनकी स्कूल की साइंस टीचर आती है जो कि ब्लड रिपोर्ट लेकर आई थी। वो कहती है कि लो मैं तुम्हारे लिए एक ब्लड रिपोर्ट लेकर आई हूँ, जैसा कि तुमने कहा था, तुमने सच कहा था कि इस जैकेट के ऊपर दो तरीके के ब्लड है। पहला ब्लड तो इसोल्डा का ही है, लेकिन दूसरा ब्लड किसी और चीज का है, तुम खुद चेक कर लेना। जब मैग्ना उसे चेक करता है तो पता चलता है कि वो ब्लड किसी एनिमल का है, बल्कि वो किसी एनिमल में रेंडियर का ब्लड था। तो आखिर अब इसोल्डा की जैकेट पे किसी रेंडियर का ब्लड कैसे आ सकता है? जिसके बाद सीन वापस क्लास के अंदर शिफ्ट हो जाता है। आज इनकी क्लास में एक नई लड़की आई है जिसका नाम ईमान था। हालांकि लड़की बहुत ज्यादा प्राउडी लग रही थी और बहुत ही अजीब तरीके का बिहेव भी कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे क्लास के अंदर बिठा दिया जाता है सबसे इंट्रोड्यूस वगैरह करा के। और उसके बाद में सबसे अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि सब अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, जो कितने दिनों पुराना असाइनमेंट था। ग्रे अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू करती है और घूम फिर के कहानी वही आ जाती है कि जो जुटुअल फैमिली है उसकी फैक्ट्रीज सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पानी खराब हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ये सारी चीजें। और इस चीज के ऊपर सेक्सा का बहुत गंदा झगड़ा हो जाता है। वो खुद की फैक्ट्री के बारे में फिर से बताना शुरू करती है, लेकिन आज ग्रे बिल्कुल चुप नहीं रहती। वो कहती है कि मेरे फादर भी तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उनके पूरे लंग्स खराब हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने उनका इंश्योरेंस पास तक नहीं किया, सोचो मेरे फादर की क्या हालत हो रखी है। लेकिन सेक्सा भी बिल्कुल चुप नहीं रहती कि आखिर तुम चाहते क्या हो? हम क्या हमेशा पुराने जमाने में ही रहेंगे? पुराने लोग बैलगाड़ी पे रहा करते, तो क्या हम आज भी बैलगाड़ी ही यूज करेंगे, कार यूज नहीं करेंगे क्या? हमें समय के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस चक्कर में इन दोनों का बहुत भयंकर वाली बहस हो जाती है। जिसके बाद में हम मैग्ना और लॉरेट को देखते हैं जो कि बैठ के अपना लंच वगैरह कर ही रहे थे। तभी यहाँ पे सेक्स और फ्यू दोनों ही पहुंच जाते हैं। सेक्सा बस यहाँ पे कुछ भी करके लॉरेट को भेजना चाहती थी ताकि वो मैग्ना से अकेले में बात कर सके। लॉरेट भी बेटा बहुत स्मार्ट था, वो सेक्सा के कार्ड से खुद के लिए कॉफी भी लेकर आता और यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही मैग्ना अकेला बैठता है तो सेक्सा बिल्कुल उसके पास आ जाती है। फियो भी पास में ही था और सेक्सा यहाँ पे एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर बात करना शुरू करती है। ऐसी लैंग्वेज जिसके सबटाइटल हमें तो समझ में आ रहे थे, लेकिन कोई नॉर्मल इंसान होगा तो उसे जरूर नहीं समझ में आएंगे। लेकिन साफ पता चल रहा था कि मैग्ना उस बात को समझ पा रहा है, लेकिन वो डर के वहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि उसे भी नहीं समझ में आता कि ये लैंग्वेज वो कैसे समझ पा रहा है। अब मैग्ना के बारे में और चीजें जानने के लिए इस बार फिर से इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर मैग्ना और लॉरेट को घर पे बुलाया था, क्योंकि ये लोग कल ट्रैक पे जाने वाले थे तो ट्रैक का किट इनके पास एक्स्ट्रा था। हालांकि बस ये एक ट्रिक थी ताकि मैग्ना घर पे आ जाए, लेकिन इस बार मैग्ना इनके घर पे नहीं आता बल्कि लॉरेट ही आता है इन सामानों को रिसीव करने के लिए। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मैग्ना और ग्रे दोनों ने मिलकर एरिक को वही रिपोर्ट्स दिखाई। अभी तो कहीं ना कहीं ग्रे को भी फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एरिक जब रिपोर्ट देखता है कि आइसोल्ड की जैकेट पे आइसोल्ड के ब्लड के अलावा किसी और का भी ब्लड है जो कि किसी जानवर का ब्लड है, तो आखिर कैसे ये ब्लड चेंज हो सकता है? मैग्ना का कहना था कि प्लीज हमें चेक करना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, उसकी एक नेचुरल डेथ नहीं थी। लेकिन इस बार एरिक भड़क जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, अब इस केस को बिल्कुल बंद कर दो, मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे सुनना और मुझे कुछ नहीं जानना कि आखिर आइसोल्ड कैसे मरी थी। जिसके बाद में सीन यहाँ रैन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त वो एक मिल्क बात ले रही थी। अब जैसे कि एक एंशिएंट टाइम के भगवान या फिर कह सकते हैं जाइंट है या फिर मॉन्स्टर है, जो भी है, लेकिन दूध से नहाना तो एक बहुत ही गजब वाली बात थी। विडार इस वक्त इसी के पास पहुंच जाता है और इसे बातचीत वगैरह करने लगता है और अभी भी यही समझाता है कि मैग्ना हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इवन विडार तो ये तक सोच रहा है कि कल जब ये सारे लोग माउंटेन पे जाएंगे तो वो वहीं पे मैग्ना को खत्म कर देगा। रैन ऐसा उसे करने के लिए मना करती है कि सबकी नजरों में नहीं आना है। अगर अभी मैग्ना जो कि इन सारे किसी से जुड़ा हुआ है और वो भी मर जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी विडार 2 लोगों को मार चुका है, यानी कि आइसोल्ड और वो शराबी, और अब अगर मैग्ना मर गया तो सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे कि कंटिन्यूअसली 3 मौतें कैसे हो गई है। लेकिन विडार को कोई मतलब नहीं था कि अगर मैग्ना की भी बलि चढ़ जाए तो फर्क ही क्या पड़ेगा। जिसके बाद में सीन यहाँ टूरेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मैग्ना ने तो अपने फादर के ही बैग वगैरह निकाले थे और सारे अपने फादर की ट्रैकिंग की चीजें निकाली थी, जबकि लॉरेट ने पियो के दिए हुए सामानों को यूज किया था। इस बात से टूरेट बहुत खुश थी कि मैग्ना हमेशा से अपने फादर की चीजों का इस्तेमाल करता है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा और साफ दिल का लड़का था। अब यहाँ पे सब लोग ट्रैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैग्ना जैसे कि बहुत ज्यादा फास्ट था तो वो ग्रे के साथ में चल रहा था, लेकिन ग्रे भी बेचारी पीछे छूट जाती है और बाकी सारे लोग तो नीचे ही थे। ग्रे कहती है मैं फिट हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ही फास्ट चल रहे हो। मैग्ना इतना ऊपर खड़ा होकर नीचे का बता देता है कि नीचे कौन कौन लोग एक साथ में आ रहे हैं। ग्रे कहती है कि ठीक है नीचे लोग दिख रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ पर है ये कैसे देख सकते हो तुम? तो मैग्ना कहता है कि पता नहीं क्या हुआ है, जब से मैंने चश्मा हटाया तब से मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से दिखने लग गया है। ग्रे उसका और ज्यादा टेस्ट लेती है और हवा में उड़ते हुए बर्ड के बारे में पूछती है। मैग्ना उसके बारे में भी बता देता है कि वो एक ईगल है। इसी वक्त मैग्ना को इधर उधर देखते हुए एक रेंडियर दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा दूर था और शायद मरा हुआ था। वो ग्रे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ग्रे कहती है कि मैं वापस से इतना नीचे नहीं उतर सकती, तो तुम नीचे जाओ अगर तुमसे चला जाए तो। जिसके बाद ग्रे वहाँ से अकेली ही ऊपर की तरफ बेस पे जाने लगती है और मैग्ना उस रेंडियर की तरफ चला जाता है। जब वो देखता है तो उस रेंडियर के आसपास बहुत ज्यादा खून बिखरा हुआ था। पिछले 2-3 दिन पहले ही वो मरा हुआ होगा ऐसा साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही में उस रेंडियर के बॉडी के अंदर छेद हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी के अंदर से दिल निकाला हुआ है। और जैसे ही मैग्ना उसके ब्लड को स्मेल करता है, मैग्ना जान जाती
जाता है कि ये बिल्कुल वही ब्लड है जो कि आइसोल्ड के जैकेट पे लगा हुआ था। जिसके बाद में सीन यहाँ सारे बच्चों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के बस गेम ही खेल रहे थे कि जिसके ऊपर लॉरेट निशान लगाएगा, उससे कोई भी सवाल पूछा जाएगा। एरिक से पूछा जाता है तो एरिक कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तो मेरी बेटी आइसोल्ड को ही याद कर रहा हूँ, और वो वहाँ से हेडफोन्स लगा के निकल जाता है। जिसके बाद लॉरेट अगला क्वेश्चन मैग्ना से पूछता है और मैग्ना से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर वो ग्रे के बारे में क्या सोचता है। मैग्ना बता देता है कि वो ग्रे को पसंद करता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, सुलझी हुई लड़की है, ब्यूटीफुल है और वो उसे पसंद करता है। ग्रे को ये सारी बातें इतने सारे लोगों के बीच में सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। इसी के कारण वो मैग्ना को साइड में लेके जाती है और कहती है कि हमारे बीच जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो तुम सबके सामने ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैग्ना को ये सुन के बुरा लगता है और कहता भी है कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन ग्रे कहती है कि हाँ तुम अच्छी लड़की हो लेकिन हमारे बीच अभी तो कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं फियो को ज्यादा पसंद करती हूँ। जिसके बाद मैग्ना को थोड़ा बुरा लगता है और हम देखते हैं कि उसी वक्त थोड़ा सा मौसम भी बदल गया था। मैग्ना यहाँ से जाने वाला था लेकिन तभी उसे विडार मिल जाता है जो कि उसे कहता है कि अरे तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, जरा मेरी थोड़ी मदद नहीं कराओगे? आओ, तुम्हें तो वैसे चॉपिंग करना आता होगा, लो चलो मेरी मदद करो। वैसे भी फ्रेश हंटिंग करने में अलग ही तरीके का मजा आता है। यानी कि अभी भी विडार बैठ के बस मैग्ना के बारे में चेक कर रहा था कि मैग्ना क्या जानता है और वो किस तरीके का इंसान है। जिसके बाद सीन ग्रे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इस वक्त अपने कैंप के अंदर थी और यहाँ पे फियो पहुंच जाता है। हालांकि फियो का ये टाइम नहीं था आने का क्योंकि ये इस ग्रुप की ट्रैकिंग थी ही नहीं, लेकिन फिर भी फियो सिर्फ और सिर्फ ग्रे से मिलने के लिए आया था। ग्रे उसे जाने के लिए भी कहती है लेकिन फियो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे प्रपोज भी करता है। ग्रे अब कहीं ना कहीं फियो के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फियो ग्रे को अपने साथ पैराग्लाइडिंग पे लेके जाना चाहता था। जिसके बाद में सीन वापस से विडार के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि नॉनवेज की कटिंग कर रहा था और साथ ही में मैग्ना को भी एक चाकू देके कहता है कि तुम्हें तो ये करना अच्छी तरीके से आता होगा, जरा बताओ, करके दिखाओ। और उसके बाद में मैग्ना न जाने कैसे एकदम परफेक्टली चीजों को कट कर रहा था और तभी विडार एकदम सही टाइम देख के मैग्ना से उसी एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर बात करने लगता है। विडार के क्वेश्चंस थे कि क्या तुम मेरी भाषा को समझ पा रहे हो, क्या तुम्हें हम लोग याद है, क्या तुम्हें उस समय का युद्ध याद है जो कि हम लोगों के बीच में हुआ था, बैटल के अंदर कौन जिंदा था कौन मरा था। ऐसा लग रहा था कि मैग्ना एकदम चीजें समझने लगा है और सेम टाइम पे मैग्ना ने उसे रिप्लाई भी करा कि हाँ वो इस लैंग्वेज को समझ सकता है और जो भी उस बैटल के अंदर हुआ था उन सब का बदला तो इन लोगों को चुकाना ही पड़ेगा और इन्हें इनकी सजा मिलके ही रहेगी। विडार के होश उड़ गए थे और मैग्ना बस उसे धक्का देके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में मैग्ना लॉरेट से पूछता है कि आखिर ग्रे कहाँ पे गई, जहाँ पे लॉरेट बताता है कि ग्रे तो अभी गई है, उसे अपने साथ में फियो ले गया है, वो दोनों शायद पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं। ये चीज सुन के तो मैग्ना बुरी तरीके से डर गया था क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी एक फ्रेंड को खो चुका था इसी पैराग्लाइडिंग के चक्कर में और अब कहीं वो ग्रे को ना खो दे, इसी कारण वो उसका पीछा करने के लिए भागने लगता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम विडार को देखते हैं जो कि सीधा मैग्ना के बैग को चेक करने लगता है जिसके अंदर उसे एक चाकू मिलता है। इस वक्त यहाँ पे रैन भी खड़ी थी, वो रैन को दिखाता है कि ये देखो ये मैग्ना का चाकू, उस दिन सेम निशान उस हथौड़े के ऊपर भी बना हुआ था, यानी कि वो मैग्ना ही था जिसने वो हथौड़ा मेरी कार के ऊपर फेंका था और अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं उसे मार के रहूंगा। विडार अपने कुत्ते को मैग्ना का जैकेट सुंघाता है और उसके बाद कहता है कि आओ अपने असली रूप के अंदर आओ और उसे मार डालो। यहाँ मैग्ना को देखते हैं जो कि अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि कैसे ग्रे और फियो उड़ गए हैं, लेकिन उसे डर था कि कहीं ग्रे के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसी के कारण वो कंटिन्यूअसली भागना शुरू करता है और बहुत दूर तक भागता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो कि उसी तरफ पहुंच गया था जहाँ पे आइसोल्ड भी पहुंची थी। इस वक्त यहाँ हर चीजें पहले की जैसी नहीं थी, चीजें बदल गई थी। साथ ही में उसे वो छोटी छोटी जगहें दिखाई दे रही थी जहाँ पे आइसोल्ड आया करती थी और पत्थर का घर बनाया करती थी। उसे एक टेस्ट ट्यूब मिलता है जिसके अंदर पानी था क्योंकि आइसोल्ड हर बार यहाँ के पानी को टेस्ट किया करती थी। यहाँ एक तरफ मैग्ना अलग अलग पहाड़ियों पे कूदता जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ एरिक को आइसोल्ड का छुपाया हुआ फोन मिल जाता है और तब जाके एरिक को समझ में आता है कि आखिर इसी जगह पे इसे फोन क्यों मिला, क्योंकि ये जगह वो सीक्रेट जगह थी जो कि आइसोल्ड के साथ वो बचपन के अंदर खेला करता था और इस जगह के बारे में और किसी को भी नहीं पता था। इसका मतलब साफ था कि आइसोल्ड के फोन में जरूर कुछ ऐसा है जो कि वो छुपाना चाहती थी। दूसरी तरफ हम मैग्ना को देखते हैं जो कि भाग रहा था और तभी उसके ऊपर विडार का डॉग आके बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देता है। मैग्ना उससे बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो डॉग ऑलमोस्ट मैग्ना का हाथ भी काट चुका था, लेकिन मैग्ना था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसी कारण वो उस कुत्ते का मुंह पकड़ के दो हिस्से अलग अलग कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिस चक्कर में वो बहुत ज्यादा खून से भर जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ ग्रे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि फियो के साथ में अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। इन दोनों की बातचीत बढ़ती जाती है और साथ ही में ये दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद में हम विडार को देखते हैं जो कि अपने डॉग को ढूंढने के लिए आता है और उसे अपना वही भयानक सा डॉग जो कि शायद मॉन्स्टर्स का डॉग कहा जा सकता है वो एक पहाड़ी पे मरा हुआ मिलता है और विडार तब जाके मैग्ना के बारे में बहुत सारी चीजें सोचता है कि आखिर वो इस कुत्ते को कैसे मार सकता है। यहाँ पे मैग्ना भागता हुआ आता है ताकि वो ग्रे को चेक कर सके क्या वो ठीक तो है या नहीं है, लेकिन वो तभी देखता है कि ग्रे इस वक्त फियो के साथ में है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसकी कुछ देर बाद में ग्रे की आंख खुलती है और वो रेडी वगैरह होके इस घर के अंदर इधर उधर घूमने लगती है और गलती से एक रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पे हर तरफ बहुत पुरानी सी पिक्चर्स लगी हुई थी, बहुत ज्यादा पुरानी, और तभी उसे एक एल्बम भी दिखाई देता है। उस एल्बम के अंदर तो सदियों पुरानी पिक्चर्स लगी हुई थी, लेकिन उन पिक्चर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे जुडुअल फैमिली के मेंबर थे जो कि अलग अलग ईरा के अंदर अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के खड़े हैं। साथ ही में उसे एक
एक पिक्चर तो दिखाई देती है जिसके अंदर ये चारों लोग थे और पिक्चर के नीचे 1877 लिखा हुआ था। इतना पुराना टाइम, आखिर ये लोग इतने पुराने कैसे हो सकते हैं? जहाँ पे नाइन की उम्र बढ़ रही है ना, नाइन के चेहरे में कोई बदलाव हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और तभी यहाँ पे फियो पहुंच जाता है जो कि ग्रे को बहुत सीरियस होकर और काफी ज्यादा गुस्से के अंदर कहता है कि आज के बाद इस कमरे में कभी मत आना, बहुत साफ साफ तरीके से ये बात सुन लेना, कुछ भी हो जाए इस कमरे में तुम्हें नहीं आना है। ग्रे कह देती है कि ठीक है मैं कभी नहीं आऊंगी। जिसके बाद में सीन यहाँ मैग्ना के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि पूरे खून से भरे हुए सीधा अपनी घर पे पहुंच जाता है। जैसे उसे उसकी मॉम देखती तो डर जाती है कि आखिर उसे हुआ तो हुआ क्या है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। रैग्नारॉक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो मैग्ना था उसके ऊपर विडार ने अपने डॉग से अटैक करवाया था, लेकिन मैग्ना ऑफ कोर्स उस डॉग को आराम से मार पाता है क्योंकि वो डॉग मैग्ना की जान लेना चाहता था और वो खून से लथपथ होकर अपने घर पहुंचा था। साथ ही में जो ग्रे थी वो फ्योर के घर पे चली गई थी और उसने जुडुअल फैमिली के एल्बम को भी देख लिया था। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जुडुअल फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने कुत्ते को खो चुकी थी। इसी के कारण वो अपने कुत्ते को याद करते हैं कि उन्होंने अपने ही एक मॉन्स्टर को, जाइंट को खो दिया है और साथ ही में जो अपने पुराने मरे हुए जाइंट हैं उनसे भी मदद मांगते हैं ताकि वो एक बड़ी सी शक्ति से लड़ पाए। साथ ही में हम टोरेट को देखते हैं जो कि अब मैग्ना से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारे पूरी बॉडी के ऊपर इतना खून क्यों गिरा हुआ है, क्या तुम ठीक तो हो ना? मैग्ना बताता है कि विडार फैमिली के डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया, वो उसे काट रहा था, इसी के कारण मैग्ना को उसे मारना पड़ा। लेकिन टोरेट कहती है कि अगर उस डॉग ने तुम्हें काटा है तो तुम्हारे ऊपर कोई निशान होना चाहिए ना, तुम कहीं से घायल क्यों नहीं हो, आखिर हुआ क्या था वहाँ, मुझे सब कुछ बताओ। मैग्ना कहता है कि मेरे ऊपर निशान थे, उसने मुझे काटा था लेकिन रास्ते में आते आते वो सब कुछ गायब हो गए, मैं आखिर आपको कैसे समझाऊं ये सारी चीजें। जिसके बाद अब अगले दिन तो यहाँ पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं मैग्ना के घर पे, जो कि मैग्ना से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मैग्ना बताता भी है कि उनका डॉग मुझ पे अटैक कर रहा था, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर टोरेट को दिखाती है वो पिक्चर कि आखिर मैग्ना का मारना तक ठीक था लेकिन उस डॉग को इतना बुरा बेरहमी से क्यों मारा उसने, वो वहाँ से जा सकता था या फिर उसे घायल कर सकता था। जहाँ पे टोरेट देखती है कि मैग्ना ने उस कुत्ते के जबड़े को 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट दिया है। अगर ये पुलिस वाले चाहे तो मैग्ना को बच्चों के असाइलम के अंदर डाल सकते हैं, बच्चों की जेल में डाल सकते हैं और उसके बाद उसका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। पहले से मैग्ना आइसोल के केस के अंदर परेशान हो रखा है और उसके बाद में अलग अलग चीजों के चक्कर में फंस रहा है। पुलिस वाले कोशिश करेंगे कि मैग्ना को किसी तरीके के जेल ना हो ताकि वो अपनी स्कूल के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ सके। जिसके बाद में मैग्ना अपने रूम के अंदर चला जाता है क्योंकि कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, कोई उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसी कारण वो खुद की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और बताने लगता है कि अब उसे बहुत अलग तरीके से फील हो रहा है। विडार की फैमिली के कुत्ते ने उसके ऊपर अटैक किया, वो लोग उसे मारना चाहते हैं। मैग्ना के पास में इस तरीके की पावर है जिससे कि वो हील भी हो सकता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। वो इसी सारी चीजों को वो रिकॉर्ड भी करता जा रहा था और अपनी पावर को, अपने गुस्से को निकालने के लिए वो सीधा अपनी टेरेस पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि उसके टेरेस के अंदर एक छेद भी हो जाता है। अब आखिर उसकी बातों पे कौन विश्वास करेगा, इन सारी चीजों को वो अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड करता है। सीन जिसके बाद में जुडुअल फैमिली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे फियोर और सेक्सा तो बैठ के अपना खाना वगैरह खा रहे थे। रैन जो थी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर जा रही थी और तभी विडार आता है अपने सारे सामानों को इकट्ठा करते हुए और वहाँ से चाकू लेके बस निकलने वाला था मैग्ना को मारने के लिए। लेकिन तभी रैन उसे रोक देती है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो, तुम ऐसी हरकत आखिर क्यों करना चाहते हो। सेक्सा इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी थी कि हाँ जाके उसे मार दो, क्योंकि असल के अंदर इन्हें पता चल गया था कि मैग्ना कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो जरूर कोई हीरो या फिर कोई गॉड हो सकता है या फिर उनका किसी का अवतार हो सकता है। अगर जिस पुराने वक्त के अंदर इन सब लोगों की वॉर छिड़ी थी तो उसके अंदर सब लोग मर गए थे, तो आखिर मैग्ना उनमें से कैसे कोई हो सकता है। रैन उसे कुछ भी करके ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि अगर मैग्ना मर गया तो सारी की सारी पुलिस वाले और जितनी भी मीडिया है सबको जुडुअल फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने लगेगी और ये सब इन लोगों का तरीका है भी नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो आखिर इन लोगों को मैग्ना को नहीं मारना चाहिए और वैसे भी अगर इनके कुत्ते की बात थोड़ी सी ज्यादा हवा लग गई तो वैसे ही जेल वाले उठा के मैग्ना को किसी जेल के अंदर भेज देंगे और उसका फ्यूचर तो वैसे ही बर्बाद है। हम लोगों को आखिर इसके अंदर क्यों गिरना है। जिसके बाद में विडार अपने हाथ में उसी कुल्हाड़ी को ले लेता है। जब यही चीज फियोर से पूछा जाता है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, तो फियोर कहता है कि आखिर उन चीजों को गए हुए कितना वक्त हो गया है, हम लोग ऐसे नहीं है, इस मैग्ना के चक्कर में हम आखिर इतना बदल क्यों रहे हैं। अगर वो कोई गॉड है भी तो भी वो अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं, हमें उसे मारना ही क्यों है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। आप देखिए, आपको टीवी देखना कितना पसंद था, कैंडीज खाते हुए नेटफ्लिक्स देख के चिल करना मॉम को कितना पसंद था बाहर जाना, तो हम वो लाइफ क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकते। जिसके बाद विडार बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपने उसी कमरे के अंदर चला जाता है जिसके अंदर इनकी बहुत सारी पुरानी यादें थी और उसके बाद में अपनी पिक्चर्स को देखने लगता है और साथ ही में एल्बम को भी देखने लगता है। उसके अंदर से उसकी एक पिक्चर गायब थी जिसे देखकर वो कहीं ना कहीं फियोर के ऊपर शक कर रहा था कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। फियोर को यहाँ पे ग्रे के कान की एक बाली भी गिरी हुई दिखाई देती है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे जहाँ पे विडार का कहना था कि लोग पहले हमारी पूजा करते थे, हमें बलि चढ़ाया करते थे, हम उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जब से गॉड आए तब से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन है तो हम आज भी जाइंट। लेकिन फियोर उसे बहुत समझाता है कि जाइंट होने का मतलब ये नहीं है कि हम आज भी उनके साथ में ऐसा ही करें, आज वो वक्त नहीं रहा है, हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और हम
अब ये चीजें नहीं कर सकते कि लोगों की बलि चढ़ा दे या फिर जिसे चाहे उसे मार दे। सेक्सा फिर से कहीं ना कहीं विडार को आग लगाती है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप जाके बस उसे मार क्यों नहीं देते। लेकिन कहीं ना कहीं अब विडार रुक गया था, जिसके बाद में सीन यहाँ मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मैग्ना को अब स्कूल के अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पे अब उसके सामने काफी सारे लोग बैठे थे, उसकी काउंसिल, प्रिंसिपल, पुलिस वाली, उसकी मॉम, वो खुद, और सब उसे ये बताना चाहते हैं कि अभी दिमाग की हालत ठीक नहीं है और अब उसे ऑफिशियल थेरेपी लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए उसे इंटरनेट वगैरह सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना फोन, ना कोई लैपटॉप, कुछ भी उसे नहीं मिलेगा। सारे लोग मिलकर उसके ऊपर नजर रखेंगे। जैसे ही थेरेपी कंप्लीट होती है तब जाके सोचा जाएगा कि मैग्ना के साथ आखिर क्या करना है, और अगर वो सही तरीके से परफॉर्म करता है तो ही उसे स्कूल में रखा जाएगा। मैग्ना बेचारा चुपचाप ये सारी बातें सुनते रहता है, क्योंकि वो अगर किसी को समझाने बैठेगा तो भी कोई ये चीजें नहीं समझेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि मैग्ना को विडार की फैमिली से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी के कारण पहले मैग्ना ने विडार की कार को तोड़ा और उसके बाद में अभी उसके कुत्ते को भी मार दिया, यानी कि मैग्ना कोई ना कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। यहाँ पे टूरेट कहती भी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शायद अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है। और अब यहाँ पे एरिक को भी बुलाया जाता है। असल के अंदर एरिक ने यहाँ पे सबके सामने ये कह दिया था कि मैग्ना के पास आइसोल का जो लैपटॉप था वो है, और आइसोल के लैपटॉप के अंदर विडार की जुटुअल कंपनीज के बारे में बहुत कुछ है, और वहीं से कहीं ना कहीं मैग्ना इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसी के कारण अब मैग्ना को उस लैपटॉप को भी लौटाना पड़ता है और साथ ही में अपनी फोन वगैरह सबको सबमिट करना पड़ता है। जिसके बाद में सीन यहाँ फ्योर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसी वक्त यहाँ पे सेक्सा आती है, जिसके हाथ में ग्रे की इयररिंग थी, और वो फ्योर को कहती है कि जब तुम्हें मना किया गया था कि तुम्हें इंसानों के साथ में नहीं रहना, तो तुम उसे घर के अंदर लेकर आ रहे हो, उसके साथ में इंटीमेट हो रहे हो। वो अपने उस रूम में चली गई जिस रूम के अंदर जाना सबको मना है। उसने हमारी फैमिली पिक्चर देखी, क्या तुम्हारा दिमाग भी ठीक है या नहीं है। फ्योर इस बात को घुमाना चाहता था, क्योंकि अगर वो कह देता कि उसे ग्रे पसंद है तो सेक्सा जाके सीधा उसकी जान ले लेती या फिर उसे मार देती। तो फ्योर कहता है कि बस मुझे उसके साथ में टाइम स्पेंड करना था, उसके साथ में सोना था, इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस चक्कर में भी सेक्सा भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। सेक्सा फ्योर को अल्टीमेटम दे चुकी थी कि उस लड़की से जाके अपना रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं सारी बात जाके विडार को बता दूंगी। जिसके बाद में सीनिया मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जब कल ही उसने देखा था कि ग्रे फ्योर के साथ में उसी के घर के अंदर सो रही थी, तो फिर आखिर अब उसका ग्रे के साथ में कोई रिश्ता था ही नहीं। ग्रे बार बार के अंदर मैग्ना को कहने की कोशिश करती कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कंसल्ट करना है, लेकिन मैग्ना जो था वो बहुत ज्यादा नाराज हो रखा था ग्रे से कि आखिर वो एक दिन पहले तक मैग्ना के साथ थी और एक दिन बाद में वो फ्योर के साथ चली गई। ग्रे उसे रोकती भी है, लेकिन मैग्ना कहता है कि प्लीज मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, और वो वहाँ से चला जाता है। मैग्ना अपने कबर्ड के अंदर चीजें रख ही रहा था कि तभी यहाँ पे एरिक आता है। पहले तो एरिक मैग्ना से माफी मांगता है, लेकिन मैग्ना कहता है कि आखिर आपने भी क्या किया, आपने भी मुझे धोखा दिया, आप चाहते तो इन चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया। जहाँ पे एरिक कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ऊपर से फोर्स था, मुझे सारे लोग पूछ रहे थे, तो आखिर मैं करता भी तो क्या करता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये मुझे कल पहाड़ी पे मिला था। असल के अंदर ये वही टेस्ट ट्यूब था जिसके अंदर आइसोल ने ग्लेशियर के पानी को इकट्ठा किया था, और ये टेस्ट ट्यूब वो मैग्ना को दे देता है ताकि मैग्ना चेक कर सके कि आखिर ग्लेशियर के पानी में गड़बड़ क्या हो रखी है। मैग्ना उस टेस्ट ट्यूब को पहले तो लेने से मना करता है कि आप जाके फिर से सब लोगों को बता देंगे कि आपने आखिर क्या किया। तो एरिक कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और मैग्ना उस टेस्ट ट्यूब को ले लेता है। जिसके बाद में सीन यहाँ मैग्ना के घर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ग्रे उसके साथ में बैठ के असाइनमेंट बना रही थी, जहाँ पे मैग्ना बताता है कि उसे आइसोल के लैपटॉप में से और साथ ही में पुरानी डिटेल्स के अंदर से जुटुल फैमिली के बारे में कई सारी चीजें पता चली, उनकी इंडस्ट्री आखिर क्या करती है और वहाँ पे क्या चीजें मिलती है, ये सारी चीजें। साथ ही में उसने पानी के जितने भी सैंपल्स थे जो कि आइसोल ने इकट्ठे कर रखे थे, उन चीजों को भी चेक करवाया। इन सब के अंदर उसे एक केमिकल बहुत ही खतरनाक मिला जिसका नाम कैडमियम है, जो कि पानी को हद से ज्यादा खराब कर रही है। साथ ही में मैग्ना ग्रे को वही टेस्ट ट्यूब भी दिखाता है जिसके अंदर ग्लेशियर का पानी था, और वो जल्दी उसे चेक करवाने वाला है। ग्रे उसे मना भी करती है कि देखो हमारा काम जुटुल फैमिली है उसकी इंडस्ट्री के बारे में लिखना नहीं है, बल्कि इस शहर की लाइफ कैसी है उसके बारे में लिखना है। मैग्ना कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम जुटुल फैमिली के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकती, क्योंकि फ्योर के साथ में जो तुम हो। अब बेचारी ग्रे इस वक्त क्या बोल पाती। जिसके बाद में सीन यहाँ प्लेग्राउंड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। मैग्ना यहाँ अकेला बैठा था। वो जो नई लड़की स्कूल में आई थी जिसका नाम ईमान था, वो उसके पास आके बैठ जाती है। मैग्ना कहता है कि तुम मेरे पास बैठोगी तो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं बनेंगे, जबकि ईमान कहती है कि अगर मैं बैठूंगी तो हो सकता है तुम्हारी कुछ दोस्त बन जाए। ईमान यहाँ से जाने लगती है तो मैग्ना कहता है कि ये शहर बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, इस शहर की हालत ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो ईमान कहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मिलके इसे ठीक कर देंगे। अब गाइस ईमान का पक्का कोई ना कोई बहुत गजब वाला रोल है जो कि आगे आने वाले टाइम में हमें बताया जाएगा, लेकिन इस वक्त तो अभी कुछ भी नहीं बताया जाता है। ईमान यहाँ पे सेक्सा को देख रही थी जो कि काफी ज्यादा नौटंकी कर रही थी अपने उस स्पोर्ट्स को करने में, और जब सेक्सा पलटती है तो ईमान उसे पूछती है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था। सेक्सा अपना नाम बताती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। सेक्सा जिसके बाद में मैग्ना के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि अब हमें पता चल गया है कि तुम आखिर कौन हो, और तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि हम कौन है। तुम ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाओगे, तुम इंसान हो, इंसान ही रहोगे, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैग्ना अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर है और उसे हेल्प की जरूरत है, और सेक्सा फिर भी उठ के नहीं जा रही है उसकी हेल्प करने के लिए। सेक्सा बताती कि इंसान ऐसे ही होते हैं, भोले
और बेवकूफ, और उन्हें हमेशा रहना भी ऐसा ही चाहिए। मैग्ना का कहना था कि तुम लोगों ने लोगों का मजाक बना के रखा है, इंसानों को न जाने तुमने क्या समझ के रखा है। जहाँ पे सेक्सा कहती है कि वो है इस काबिल। मैग्ना उठ के यहाँ से जाने लगता है और सेक्सा भी एकदम से खड़ी हो जाती है। सेक्सा आती है और मैग्ना को उठा के बहुत जोरदार वाला धक्का देती है और मैग्ना इतनी दूर जाके गिरता है कि उस दीवार के अंदर छेद हो जाता है। मैग्ना को भी तब जाके सेक्सा की पावर का थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस वक्त सेक्सा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ज्वेलिन को पकड़ के सीधा दीवार के अंदर घुसा देती है और जाते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा था कि मुझे ये गेम खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मैग्ना फिर से अपनी साइंस टीचर को रोकता है और उन्हें कहता है कि मैम सबसे खतरनाक वाला केमिकल क्या होता है और कैडमियम का उससे क्या लेना देना होता है, क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती है। साइंस की टीचर बताती है कि हाँ वो बहुत ही खतरनाक केमिकल है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग दूसरे भी केमिकल्स होते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद में मैग्ना उन्हें हेल्प करने के लिए कहता है। वो वही सैंपल टीचर को देता है और कहता है कि क्या आप प्लीज इसे चेक करके बता सकती है। पहले तो साइंस टीचर डरी हुई थी, लेकिन बाद में मैग्ना को कहती है कि ठीक है मैं इसे चेक कर लूंगी, लेकिन ध्यान रहे कि किसी को पता ना चले, और वो मैग्ना से सैंपल लेके चली जाती है। जिसके बाद में सीनियर ग्रे के घर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ग्रे के पेरेंट्स तो थे ही और साथ ही में फ्योर भी मिलने के लिए आता है। अब इन लोगों के लिए फ्योर तो एक बहुत बड़ा आदमी है क्योंकि वो तो जुटवल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है। तो ग्रे के पेरेंट्स तो यहाँ से हंसी मजाक करके चले जाते हैं कि तुम बच्चे आराम से बातचीत करो। असल के अंदर पहले तो फ्योर यही सोच के आया था कि वो ग्रे से ब्रेकअप करेगा, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो ग्रे उसे बहुत अच्छी तरीके से बातचीत वगैरह करती है। लेकिन तभी फ्योर को पता चलता है कि ग्रे के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तब ग्रे बताती है कि वो तुम्हारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया करते हैं। तो फ्योर कहता है कि ऑफ कोर्स उन्हें तो पैसे मिले होंगे ना इस चीज के, और उन्हें तो कंपनसेशन भी मिला होगा, और साथ ही में उनकी हेल्थ खराब है तो उस चीज का भी उन्हें इंश्योरेंस मिला होगा। लेकिन ग्रे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हर चीज रिजेक्ट कर दी गई। इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं कि उन्हें जिस तरीके की बीमारी है वो तुम्हारी कंपनी में काम करने से नहीं हुई है। फ्योर कहता है इसका मतलब तुम्हारे फादर जल्दी मरने वाले हैं। तो एकदम से ग्रे थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हाँ सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। फ्योर जो उसे ब्रेकअप करने के लिए आया था वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता, बल्कि वो तो ग्रे से और ज्यादा प्यार करने लग जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ ट्यूरिट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो इसी रेस्टोरेंट के अंदर फिर से खाना लेने के लिए आई थी। इस वक्त एरिक भी यहाँ पे था और ट्यूरिट कहती है कि अरे तुम्हें क्या लगेगा कि मैं हमेशा यहीं से खाना लेती हूँ। हाँ मैं कभी कभार खाना बनाती हूँ, लेकिन अब मुझे आजकल टाइम ही नहीं मिलता। जहाँ पे एरिक कहता है कि मैं तो रोज ही खाना यहीं से खाता हूँ। जिसके बाद में ट्यूरिट एरिक को अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट करती है कि तुम हमारे घर पे खाना खाने के लिए आना, और एरिक भी इस बात के लिए मान जाता है। यहाँ एक तरफ सबको मना किया जा रहा था जुटल फैमिली के अंदर कि सब लोग इंसानों से दूर रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ फ्योर जो था वो अपने इंसानों की दोस्तियां बिल्कुल खत्म नहीं कर रहा था। वो अपने दोस्तों को घर पे बुलाता है और कुल्हाड़ी फेंकने वाला गेम खेल रहा था। इसी वक्त जैसे ही सेक्सा घर पे आती है और सारे दोस्तों को देखती है तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और एक एक दोस्त को लात मार मार के भगाती है कि चले जाओ यहाँ से। जब सारे दोस्त चले जाते हैं तो वो अपने भाई को पकड़ती है और उसके बाद कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस लड़की से ब्रेकअप कर लेना, तुम तो उसके साथ में नजदीकियां बढ़ाते ही जा रहे हो, अब तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद इन दोनों भाई बहनों की गजब वाली फाइट हो जाती है। ये दोनों बहुत भयंकर वाला लड़ते हैं, एक दूसरे को खूनम खून कर देते हैं चाकू वाकू लेके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेक्सा फ्योर को नहीं मारती और उसे बस आखिरी वार्निंग देके छोड़ देती है कि अगर अब तूने कुछ भी किया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा और मैं तुझे जान से मार डालूंगी और उसको भी मार डालूंगी। जिसके बाद में सीनिया मैग्ना के ऊपर शिफ्ट होता है। ट्यूरिट अब अपने बेटे का असाइनमेंट रीड कर रही थी और उसे पता चलता है कि सब कुछ मैग्ना ने जुटल फैमिली के खिलाफ लिखा है कि उनकी कंपनियां कितना ज्यादा नुकसान कर रही है। ट्यूरिट रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि इसके चक्कर में क्या क्या हो सकता है, मेरी जॉब जा सकती है, तुम्हें पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, सब कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन मैग्ना के सर पे तो वही भूत सवार था कि वो सबको सच्चाई बता के ही रहेगा और वो थेरेपी भी नहीं लेगा। इस चक्कर के अंदर ट्यूरिट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है कि देखो मुझे मजबूर मत करो। और ट्यूरिट के मजबूर होने का मतलब था कि वो मैग्ना को अब फोर्सफुली थेरेपी दिलवा के रहेगी। जिसके बाद में सीनिया अगले दिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मैग्ना के साथ में हर वक्त उसका भाई लॉरेट रहा करता था और हर चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहा था कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। मैग्ना को क्लास नहीं लेने दिया जाता बल्कि उसे अंदर बुला लिया जाता है कि अभी तुम्हें थेरेपी की ज्यादा जरूरत है। वो अंदर आता है तो उसके सामने सारे के सारे लोग फिर से बैठे थे, यानी कि उसकी थेरेपिस्ट, प्रिंसिपल, उसकी मॉम और साथ ही में पुलिस ऑफिसर भी। यहाँ पे रैन का कहना था, जो कि एक प्रिंसिपल है, कि मैग्ना अपने असाइनमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बार बार के अंदर जुटल इंडस्ट्रीज के ऊपर ही अटैक करना चाह रहा है। इसके पीछे कोई तो रीजन हो सकता है और अब तो वो हर जगह से अलग अलग तरीके की चीजें भी इकट्ठा कर रहा है। कभी सैंपल इकट्ठा कर रहा है तो कभी कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है। यानी कि सब लोगों को पता चल गया था कि मैग्ना ने अपनी साइंस टीचर को ग्लेशियर के सैंपल दिए हैं और उनसे वो सैंपल ले लिए गए हैं। और अब मैग्ना को बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से इन चीजों के पीछे रखा जाएगा कि आखिर वो जुटल इंडस्ट्रीज के साथ में कुछ गलत ना कर दे या फिर खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। इन सब चीजों के पीछे शायद मैग्ना को हो सकता है रेस्टिकेट भी कर दिया जाए। मैग्ना काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर उसकी मॉम ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया। कल रात को जो इनके बीच में बात हुई थी वो सारी बातें सबको बताने की आखिर क्या जरूरत थी। उसकी मॉम ये बात अगर सबको ना बताती तो शायद मैग्ना को आज इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। पहले एरिक ने, उसके बाद उसकी मॉम ने, सबने मिलकर बस उसे धोखा ही दिया है। जिसके बाद में सीन यहाँ ग्रे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फ्योर इस बार फिर से कोशिश करता है कि वो ग्रे के साथ में ब्रेकअप कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे शाम को मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद मैग्ना आता है और ग्रे के साथ में बातचीत करने लगता है, जहाँ पे वो बताता है कि सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, कोई मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैं चाहे
चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन कोई मुझे नहीं समझेगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जब मैग्ना यहाँ से स्कूल से बाहर जा रहा था तो उसकी साइंस टीचर आती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो तुमने मुझे सैंपल दिया था उसके अंदर कैडमियम का लेवल बहुत ज्यादा है। मैग्ना कहता है कि अब इसका मैं क्या करूं, हर कोई मुझे पागल ही समझ रहा है, मैं आखिर इसे प्रूफ भी कैसे करूंगा। जहाँ पे मैग्ना की टीचर कहती है कि वो बात बिल्कुल सही है कि तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल सही थे, उस पानी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कैडमियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी उसमें। कहीं ना कहीं मैग्ना बिल्कुल हार चुका था और वो दूर से खड़े होकर पहाड़ों को देख रहा था। तभी वही लेडी आती है बूढ़ी, जो कि उसके पास आ जाती है और सिगरेट पीते पीते उससे बात करने लगती है। मैग्ना हार गया था और ये लेडी कहती है कि आखिर तुम इतना लटक क्यों रहे हो, तुम इतना कैसे मुरझा सकते हो, तुम्हें तो बहुत सारी चीजें करनी है। मैग्ना कहता है कि आपने किसी गलत लड़के को चुन लिया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी को कुछ चीज प्रूफ नहीं कर पा रहा, कोई मेरी बातों पे विश्वास तक भी नहीं करता, आपको चुनना है तो किसी और को चुन लीजिए। अब जब मैग्ना घर पे आता है तो उसकी मॉम से भी भयंकर वाला झगड़ा हो जाता है। लॉरेट भी कहीं ना कहीं अपनी मॉम को उल्टी सीधी चीजें बोल ही देता है। इस चक्कर के अंदर टूरिट जो थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चली जाती है, बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि आखिर उसका बेटा जो है वो थेरेपी लेने से बार बार मना कर रहा है। और आज की शाम तो इवन टूरिट ने एरिक को खाने पे भी बुलाया था, लेकिन मैग्ना यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहता था क्योंकि कोई भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। मैग्ना अपने रूम के अंदर चला जाता और बस वहाँ पे गाने वगैरह चला के बुक पढ़ रहा था। तब एरिक दरवाजे को खटखटाता है। पहले तो मैग्ना दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन जब एरिक कहता है कि मैंने आइसोल के फोन को राइस के अंदर रखा था ताकि वो फोन सूख जाए और वो फोन अब स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझसे ओपन नहीं हो रहा है, तब जाके मैग्ना दरवाजा खोल देता है। एरिक उसे इंसिस्ट करता है कि फोन को तुम चला के देखो, शायद ये तुम्हारी हेल्प करे, लेकिन मैग्ना कहता है कि फिर इससे होगा क्या, आप लोग फिर मुझे पागल बना दोगे, फिर मुझे कहोगे कि मैं पागल हूँ और कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रहा हूँ। एरिक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो मैग्ना को आइसोल का फोन देके चला जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि विडार जो था वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों के जैसा बिहेव कर रहा था, मस्त टीवी वगैरह देख रहा था, चिल कर रहा था और साथ ही में जो रैन थी वो अपनी फ्रेंड्स के लिए केक वगैरह बना रही थी। इन चीजों को देख के सेक्सा पगला जाती है और कहती है कि क्या आप लोग पागल हो गए हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं, इंसानों के जैसे बन रहे हैं, वो मेरी माँ केक बना रही है, आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, हमारे बीच एक गॉड घूम रहा है, उसका अवतार घूम रहा है, हो सकता है कि वो हम टाइटन्स को मार दे और तब आप लोग क्या करेंगे। जब उसकी कोई बात नहीं सुनता तो वो जाके विडार को आग लगा देती है फ्योर के बारे में कि फ्योर ने उन सब लोगों को धोखा दिया है, उसने एक इंसानी लड़की के साथ में रिश्ता बनाया है, वो उसे घर लेकर आया था और साथ ही में लाइब्रेरी के उस रूम में लेकर गया था जहाँ पे सबको जाना मना है। जिसके बाद तो विडार बहुत ज्यादा भड़क जाता है और फ्योर को ढूंढने लगता है। सीन यहाँ फ्योर के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है, जो कि असल के अंदर ग्रे से ब्रेकअप करने के लिए आया था, लेकिन ग्रे इस वक्त फ्योर के कुछ कहने से पहले खुद ही बहुत सारी चीजें कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशन में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों बिल्कुल भी सेम कैटेगरी के नहीं है। यहाँ मैं तुम्हारी फैमिली से गुस्सा हो रहा क्योंकि आज मेरे फादर जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं उसके पीछे सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारी फैमिली बिलोंग करती है। फ्योर मना करता है कि ऐसा वो नहीं है, लेकिन ग्रे कहती है कि इसके पीछे आखिर हो तो तुम ही लोग ना, तुम्हारी इंडस्ट्री मेरे फादर की जान लेने वाली है, आज नहीं तो कल कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ नहीं स्पेंड कर पाऊंगी, हमारा रिश्ता आगे तक नहीं चल पाएगा। और ग्रे पहले ही इन सारी चीजों पे स्टॉप लगा के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में सीनिया मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो आइसोल्ड के फोन को खोलने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद उसने जैसे ही फोन के अंदर सेक्सा के नाम का पासवर्ड लगाया तो फोन अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो गया। उसके बाद में वो गैलरी के अंदर देखता है जहाँ पे आइसोल्ड ने कई सारी पिक्चर्स क्लिक कर रखी थी। अब उसे ग्लेशियर के अंदर की गुफा और उसके बाद में जो अंदर फैक्ट्री टनल वगैरह सब कुछ बना हुआ था, इन सब के बारे में पता चल जाता है। यहाँ एरिक और टूरिट आपस के अंदर डिनर कर ही रहे थे और कहीं न कहीं लॉरेट को समझ में आ गया था कि इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी हो गई है, शायद ये आगे जाके आपस में रह भी सकते हैं साथ में। लॉरेट जाता है मैग्ना को खाना देने के लिए, लेकिन मैग्ना अपने रूम के अंदर था ही नहीं। मैग्ना असल के अंदर पहुंच गया था उसी ग्लेशियर्स के ऊपर और जहाँ पे उसे वो गुफा भी दिख गई थी। वो अंदर जाता है जैसा कि आइसोल्ड ने रिकॉर्डिंग करी थी। यहाँ हम विडार को देखते हैं जो कि फ्योर से पूछ रहा था कि आखिर हमारे एल्बम की पिक्चर कहाँ पे गई। दूसरी तरफ जो मैग्ना था वो उस पूरी गुफा के अंदर तक चला गया, दरवाजे तक चला गया जहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी जुडुअल इंडस्ट्रीज की है और साथ ही एक बहुत बड़ा ताला भी लगा हुआ था। और आखिरकार मैग्ना ने उस ताले को तोड़ दिया और अंदर जाने के बाद जैसे उसने लाइट्स ऑन करी तो उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि अंदर लगभग 2 से 3 हजार बहुत सारे ड्रम्स रखे हुए थे और उनके अंदर बहुत ही खतरनाक केमिकल रखा हुआ था और उसी के लीकेज से ये पूरी ग्लेशियर का पानी मिक्स होता है और वो पानी जब शहर के अंदर आता है तो वो पानी खराब आता है। तो आखिर इन ड्रम्स के अंदर क्या है और जुडुअल फैमिली के पास में ये ड्रम्स कहाँ से आए और वही इस पानी के खराब होने का कारण है, यानी कि बहुत सारी चीजें थी जो मैग्ना को पता चल गई थी। और इसी के साथ गाइस फर्स्ट सीजन का ये सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन के आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का नाम है रैग्नारॉक, जिसकी 3 सीजन है और अब तक फर्स्ट सीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। गाइस बहुत ही अमेजिंग सीरीज है जो कि कम्प्लीटली थॉर से जुड़ी हुई है, थॉर की बातों से जुड़ी हुई है, एंशिएंट कई सारी कहानियों से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर एक मामूली सा लड़का जिसके पास में थॉर की शक्तियाँ आ जाती है, साथ ही में शहर में जो टाइटन्स घूम रहे हैं उनके पास क्या शक्तियाँ हैं, वो किन चीजों को छुपा रहे हैं, शहर को बर्बाद कर रहे हैं, और साथ ही में एक नॉर्मल लड़का जिसके पास थॉर की शक्तियाँ आ जाती है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से बनी
बनी हुई ये कंप्लीट सीरीज है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर अब तक भी आपने इसके रिमेनिंग एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो गाइज एक बार उन्हें जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस एपिसोड तक पहुंच गए हैं तो प्लीज गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी वीडियोस देखिए उसे प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि गाइज हमारे इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप इसे एंजॉय करते हैं तो प्लीज एटलीस्ट आप वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बैक टू द वेब सीरीज रैग्नारॉक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैग्ना इसोल्डा के फोन के अंदर देखी हुई पिक्चर्स का और वीडियोस का पीछा करते करते ग्लेशियर तक पहुंच गया था, जहाँ पे उसे एक टनल भी मिल गई थी। और टनल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसे 2 से 3 हजार लगभग ड्रम्स दिखाई दिए थे। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में रैग्नारॉक सीजन 1 के आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम मैग्ना को देखते हैं जो कि अपने साथ में इस एडा शहर की पुलिस ऑफिसर और साथ ही में एरिक को लेकर आया था, जो कि उसे इन्हीं टनल तक ले आया था और बताने वाला था कि उसने कल रात एक टनल देखी जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इन लोगों को ये चीजें देखना जरूरी है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहती है कि हाँ ये चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी विडार की है, इसी के कारण हमें यूटुअल फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ा। जैसे ही मैग्ना पहुंचता है तो उसके सामने पहले से ही विडार खड़ा था और दरवाजे को देख के कहता है कि मैग्ना तुम्हारा पागलपन आखिर कहाँ तक पहुँच गया है, तुम्ही ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है ना, इसका मतलब कल रात तुम यहाँ आए होंगे, इसका मतलब तुमने इस दरवाजे को तोड़ा होगा, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आखिर तुम यहाँ कैसे घुस सकते हो। मैग्ना इन बातों पे ध्यान नहीं देता और पुलिस ऑफिसर और एरिक को इसके अंदर ले जाने की कोशिश करता है। विडार खुद दरवाजा खोलता है और जैसे लाइट स्टार्ट करता है तो पता चलता है कि ये पूरी की पूरी जगह बिल्कुल खाली है, एक ड्रम तक नहीं है। मैग्ना के होश उड़ जाते हैं कि कल रात उसने जब ये सारी चीजें देख ली तो फिर आखिर एकदम से सारी चीजें गायब कैसे हो गई, विडार ने आखिर रातों रात कैसे ये काम कर दिया। ओवरऑल मैग्ना तो एकदम झूठा पड़ गया था और मैग्ना के लिए अब थेरेपी लेना कंपलसरी कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैग्ना को पागल घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद सीन स्कूल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब जो रेन थी वो बाकी सारे बच्चों को इन्फॉर्म करती है कि मैग्ना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वो यूजुअल फैमिली के बिजनेस को बहुत ज्यादा ब्लेम करता जा रहा है, उनको धमकियां देता जा रहा है, साथ ही में उसने एक बहुत बड़ा इल्जाम भी लगाया था। इन सब चीजों के चक्कर में मैग्ना की हालत को देखते हुए उसे इस स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। जैसे ये बातें बच्चे सुनते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये स्कूल मैग्ना के साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रही है। ग्रे इसी वक्त खड़ी होती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो देखती है कि मैग्ना अपना बैग पैक कर रहा है और वहाँ से जा ही रहा था, तभी वो मैग्ना के पास आती है, उसे जोर से गले लगा लेती है, क्योंकि ग्रे को तो अच्छी तरीके से पता था कि मैग्ना पागल तो बिल्कुल नहीं है अगर वो इतनी सारी चीजें कर रहा है। जिसके बाद मैग्ना उस स्कूल को छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद सीन विडार के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि फ्योर को अपने पास अपने उसी कमरे के अंदर बुलाता है और एल्बम खोल के दिखाता है जिसके अंदर इनकी फैमिली फोटो गायब थी। और इस चक्कर के अंदर वो फ्योर को एक जोरदार पंच भी मारता है और कहता है कि तुम्हें जब मना कर दिया गया था कि तुम्हें इंसानों के साथ में नहीं रहना, ना ही रिश्ता रखना है, तो तुम आखिर उस लड़की को घर तक ले आए। घर तक लेके आने के बाद में वो इस कमरे में घुस गए और उसने इस पिक्चर को उठा लिया। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि इससे कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती है? फ्योर का कहना था कि वो लड़की अगर यहाँ आई थी तो उसने कुछ भी नहीं देखा। विडार कहता है कि कोई इस कमरे के अंदर पहुंचेगा और कोई कुछ देखेगा नहीं, क्या तुम्हें लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? फ्योर कहता है अगर कुछ भी हुआ होगा तो इन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसे कुछ भी नहीं पता है और ना ही वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे ड्रम शिप के रास्ते से कहीं पोर्ट पे लोड किए जा रहे थे। जिसके बाद में सीन यहाँ मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि घर पे बैठ के टीवी देख रहा था और उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है। तब मैग्ना बताता है कि सब कुछ आपकी देन है, मुझे स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया है और अब मुझे पागल भी बना दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मैं पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ और साथ ही में मुझे थेरेपी लेना कंपलसरी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं किसी भी तरीके की थेरेपी नहीं लूंगा। टूरिट यहाँ पे अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम मेरी परवरिश के अंदर हो, तुम 18 साल से पहले मुझे कुछ नहीं बता सकते कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें अगर बोल दिया गया थेरेपी लेने के लिए तो तुम चलोगे। लेकिन मैग्ना ऐसा करने से मना कर देता है। इस बार तो लॉरेट भी कहीं ना कहीं अपनी मॉम को सुना देता है कि उसकी मॉम ने इतनी भी अच्छी तरीके से बच्चों को पाला नहीं है, घर के अंदर क्या है क्या नहीं है टूरिट को खुद को कुछ नहीं पता। इन सब बातों से टूरिट इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और भर भर के चॉकलेट स्नैक्स ले लेती है। असल के अंदर गाइस फॉरेन के अंदर शायद ये ट्रेंड हो सकता है कि अगर आप डिप्रेशन के अंदर जाते हो तो आप बस चॉकलेट खाते हो, यानी कि डिप्रेशन में जाने से पहले की प्रिपरेशन करना। हालांकि इंडिया में ऐसा फालतू की चीजें कुछ भी नहीं होती है। जहाँ पे वही बूढ़ी लेडी जिसका नाम वेंचे है वो टूरिट को इस हालत में देख के कहती है कि तुम परेशान मत हो, जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन टूरिट बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, इसी के कारण बेचारी वेंचे को सुना देती है कि आप अपने काम से काम रखो, फालतू की बातें करते हो, आपकी बातें किसी को समझ में नहीं आती, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो आप। और वहाँ से टूरिट बस चली जाती है। जिसके बाद सीन यहाँ फ्योर के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि ग्रे के घर पे आया था उसे बात करने के लिए। लेकिन वो देखता है, दूर से ही देखता है कि फ्योर अपने फादर के साथ जा रही है और उसके फादर हद से ज्यादा बीमार पड़ गए हैं, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं और इतना ज्यादा खांस रहे हैं और ऊपर से पेंशन कंपनी ने भी उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था। जिसके बाद में सीन यहाँ घर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे लॉरेट मैग्ना को बताता है कि देखो भाई चीजें गड़बड़ तो हो गई है, तुम्हारी इज्जत के कारण हमारी माँ जो की है वो डिप्रेशन में चली गई, जाके संभालो उन्हें। मैग्ना आता है, अपनी मॉम को देखता है जो कि बस बैठी थी, टीवी देख रही थी, आज ऑफिस भी नहीं गई थी और कंटिन्यूअसली आलतू फालतू की चीजें खाने लगती है। जिसके बाद खुद भी मैग्ना परेशान होकर अपने ही कमरे में चला जाता है। बेचारा रो रहा था क्योंकि उसे वही सारी बातें बार बार में रिपीट हो रही थी कि सारे लोग उसे पागल बोल रहे हैं, आइसोल्ड की डेथ हो गई है और उसे सब लोग झूठा कह रहे हैं कि उसके बस अपने दिमाग के अंदर कहानियां चल रही है। लेकिन उसे इन चीजों को ठीक तो करना
करना ही था। जिसके बाद में सीनिया स्कूल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब वाइवा का दिन था जब इन सबको अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट कराने थे। लॉरेट अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा के आया ही था और उसके बाद में बारी ग्रे की थी। ग्रे अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से सबमिट कराती है, जैसा कि उसके पास टॉपिक एडा से रिलेटेड ही था, लेकिन वो सारी चीजें अच्छी बोलती है। उसे अच्छे खासे नंबर भी मिल गए थे, लेकिन जाने से पहले वो सब कुछ सच्चाई बता देती है कि मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल झूठ कहा है। हम सबको पता है कि एडा शहर कितना ज्यादा खराब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, लोग पानी नहीं पी सकते। इन सब के पीछे इसोल्डा नाम की लड़की रिसर्च कर रही थी, वो मर गई, और इन सब चीजों के पीछे यूडल फैमिली की इंडस्ट्रीज है, और मैं इन सब चीजों को कहने से बिल्कुल भी नहीं डरती। आखिरकार ग्रे चुप नहीं रही और जितनी भी बातें अब तक उससे पता चली थी वो सब कुछ उसने अपने टीचर्स को बता दी, यानी कि उन टीचर्स ने तो मिलकर ग्रे को ऑफ कोर्स फेल कर ही दिया। ग्रे जब बाहर आती है सब उसे पूछती तुम्हारा वाइवा कैसा रहा, तो वो सबको बताती है कि जो सच था मैंने वही बताया। इसोल्डा बिल्कुल ठीक थी और हम सब अंदर ही अंदर ये सारी बातें जानते थे, और ये बातें सबको जाननी जरूरी है। सेक्सा भी बैठी थी जो कि फिर से ग्रे के ऊपर चढ़ जाती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, खुद को भगवान समझती हो क्या, तुम एक नॉर्मल लड़की हो, साधारण लड़की जो कि इस नॉर्मल से स्कूल के अंदर पढ़ती है, इससे ज्यादा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं तुम जानती हो। तभी यहाँ पे ग्रे आगे बढ़ती है और सेक्सा से पूछती है कि एक मिनट, मैग्ना ने कल रात तुम्हारे टनल के अंदर कुछ देखा था, क्या तुम बताओगी कि आखिर वो क्या था। सेक्सा एकदम चुप हो जाती है और वहाँ से बस चली जाती है। अब ये गाइस सारी की सारी चीजें लॉरेट बार बार में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था। जिसके बाद में सीनिया मैग्ना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब मैग्ना को पता था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसकी मॉम डिप्रेशन में चली जाएगी और बहुत ज्यादा घर में फालतू की बातें होती रहेंगी, इसी कारण उसे सबकी बात मान लेनी चाहिए। वो उसकी मॉम के ऑफिस में कॉल करके कहता है कि आज मॉम नहीं आ पाएंगी, और उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट भी ले लेता है, हॉस्पिटल चला जाता है उसकी मॉम के साथ में खुद की थेरेपी के लिए, और वहाँ से उसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में सीनिया ग्रे के मॉम के सैलून के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे इस वक्त रैन पहुंची थी जो कि मैग्ना की पूरी जिंदगी खराब ही करने आई थी। वो असल के अंदर ग्रे की मॉम को आके भड़का देती है कि मैग्ना कितना बड़ा पागल हो चुका है, उसे तो असाइलम में डलवाने वाले हैं, वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उसे पागल घोषित कर दिया गया है, वो हमारे ऊपर भी बहुत झूठा इल्जाम लगा रहा है। मुझे पता चला है कि ग्रे आपकी बेटी उसके साथ में रहती है, कोशिश करना कि वो उससे दूर रहे। यानी कि वो ग्रे की माँ को सब कुछ बता चुकी थी कि मैग्ना के साथ वो ना रहे। अब तभी यहाँ पे मेन इंसान की एंट्री होती है। यहाँ पे पहले से लॉरेट बैठा था जो कि पलट जाता है। रैन को जैसे ही पता चलता है कि मैग्ना का भाई लॉरेट यहाँ पे बैठा था तो वो एकदम से चुप हो जाती है और माफी मांगने लगती है। तो लॉरेट कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है कि मेरा भाई पागल है। जिसके बाद में रैन यहाँ चुपचाप से जाने वाली थी। जाने से पहले लॉरेट रैन को पूछता है कि मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि क्या इस बार के कॉन्स्टिट्यूशन डे पे मैं स्पीच दे सकता हूँ। तो रैन मना कर देती है। ये बहुत ही सरकाज़्म वाली बात थी। उसके बाद में लॉरेट अपनी नई हेयर स्टाइल के लिए भी बोल देता है कि उसे अपने बालों को ब्लॉन्ड कराना है। जिसके बाद में हम रैन को ही देखते हैं जो कि विडार के सामने कॉन्स्टिट्यूशन डे की सारी स्पीच पढ़ के बता रही थी, क्योंकि उसने 1974 की स्पीच को कॉपी कर लिया था कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी विडार के पास एक कॉल आता है जिस कॉल पे वो कहता है कि उसकी सारी की सारी मीटिंग्स आगे ढीले कर दिए जाए और इसी के साथ में उसे एक बहुत नया और इम्पोर्टेंट काम करना है जो कि जल्द से जल्द खत्म करना है। तकरीबन 2500 ड्रम्स को उसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है। लोगों को इसके बारे में पता चलता जा रहा है, जितना जल्दी हो सके उन ड्रम का काम खत्म करवाना है और उन्हें अगली जगह पे भिजवाना है। वो सारे के सारे पोर्ट पे लोड हो चुके हैं। अब ये सारी की सारी बातें जो था वो फ्योर सुन चुका था। हमें अब साफ दिख रहा था कि फ्योर अंदर से बदलने लगा है, उसे इंसानों के ऊपर दया आने लगी है, क्योंकि उसके साथ में ग्रे रहा करती थी। जिसके बाद में सीन ग्रे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ग्रे अपनी मॉम से बात कर ही रही थी कि उन्हें नल का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो खराब आता है, और इतनी देर में यहाँ पे फ्योर आ जाता है। असल के अंदर कल ही फ्योर और ग्रे का ब्रेकअप हुआ था, लेकिन आज वो ग्रे के फादर से मिलने आया था और उन्हें काफी सारे पैसे देता है। अब ग्रे के फादर भी काफी खुददार इंसान थे, इसी कारण वो पैसे लेने से मना कर देते हैं। इवन ग्रे भी कहती है कि ऐसे तुम मेरे घर के अंदर आके मेरे फादर को पैसे नहीं दे सकते। फ्योर कहता है कि वो इन पैसों को डिजर्व करते हैं, ये पैसे इन्हीं के हैं, इन्होंने हमारी इंडस्ट्री में इतना काम किया है। लेकिन ग्रे के फादर ये सब कुछ लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्योर के पास पैसे होंगे, लेकिन वो गलत चीज के पैसे कभी नहीं लेगा। फ्योर यहाँ से चला जाता है और बस बाहर वेट ही कर रहा था। तभी यहाँ पे ग्रे पहुंच जाती है और बस स्माइल करने लगती है। फ्योर भी कहीं ना कहीं स्माइल करने लगता है और बाद में दोनों ही कहीं बाहर चले जाते हैं। फ्योर का कहना था कि वो बस ग्रे की हेल्प कर रहा था, जबकि ग्रे का कहना था कि तुम कितने परफेक्ट हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बाकी घर वाले भी परफेक्ट हैं। जहाँ पे फ्योर का कहना था कि हम लोग इतने परफेक्ट नहीं है, तुम इंसान हो, तुम कितने भोले हो, लेकिन फिर भी मर जाते हो। ये चीज तो मुझे बहुत बुरी लगती है और मुझे तो तुमसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। जिसके बाद में ग्रे अपनी पॉकेट से उसी फैमिली की पिक्चर निकाल के देती है जो कि फ्योर के घर से मिली थी। उसमें साफ साफ 1899 लिख रखा था। इसका मतलब था कि अब ग्रे को पता चल गया था कि फ्योर की फैमिली अभी की नहीं है, बल्कि इस फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। अब फ्योर समझाना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्रे को पूरी चीज नहीं समझा पाता और ग्रे भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो फिर भी फ्योर को कुछ नहीं कहती, बल्कि इन दोनों के बीच तो क्लोजनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद में सीनिया मैग्ना और उसकी मॉम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि थेरेपिस्ट के सामने बैठी थी। अब जैसा कि मैग्ना ने एक एक चीज बता दी थी स्टार्टिंग से लेके अब तक, तो ये थेरेपिस्ट बताती है, यानी कि पूरा कंक्लूजन निकाल के बताती है कि मैग्ना को एक तरीके की बीमारी हुई है। वो खुद को अपनी ही एक कहानी का सुपर हीरो मान रहा है और साथ ही में मान रहा है कि वो पूरे एनवायरनमेंट को बचाएगा, लोगों को बुरी बुरी चीजों से बचाएगा, और उसका जो एनिमे है वो विडार फैमिली है, यूटल फैमिली की इंडस्ट्रीज है, इन सब चीजों को वो खत्म कर देगा। इन
चीजों का काफी अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन है कि खुद की एक अलग दुनिया बना लेना, इसे बस अपनी दवाइयाँ लेते रहना है जिससे इसे बहुत अच्छा फील होगा। ये नई दुनिया नहीं बनाएगा। ओवरऑल मैग्ना को एक बीमारी के बारे में बता दिया गया था कि मैग्ना को एक बीमारी है। अब मैग्ना उसकी मॉम के साथ में बस बैठा था, एक जगह बैठ के शांति से आइसक्रीम खा रहा था, क्योंकि मैग्ना को अब खुद से लगने लगा था कि वो पागल हो गया है। जिसके बाद में हम फ्योर को देखते हैं, जो कि जस्ट अभी ग्रे को उसके घर छोड़कर जा ही रहा था। तभी वो मैग्ना को देखता है और फील करने लगता है कि बेचारे मैग्ना की तो कोई गलती भी नहीं थी और बेमतलब में वो बहुत बुरी तरीके से फंस गया और एटलीस्ट उसे सच्चाई तो पता होनी चाहिए। वो मैग्ना के पास जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, तुमने जो देखा वो बिल्कुल सही था। शहर से 2500 ड्रम एक साथ में लोड होकर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। मैग्ना कहता है कि मुझे क्यों बता रहे हो? फ्योर कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम्हें बता के अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन बस इसलिए बताना था कि तुम सही थे, तुम कभी भी गलत नहीं थे। और अब फ्योर यहाँ से चला जाता है। टूलिट कहती भी है कि इन लोगों से कोशिश करो थोड़ा दूर रहने की और साथ ही में ये दवाई भी लेना शुरू करो, लेकिन मैग्ना कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैग्ना को लग रहा था कि वो बीमार है, लेकिन अब जब उसे अपनी बातों पे विश्वास हो गया तो वो दवाई नहीं लेता और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद में फ्योर चोरी छुपे अपने घर के अंदर आता है और एल्बम के अंदर उसी पिक्चर को पेस्ट करके यहाँ से जाने लगता है। दरवाजा बिल्कुल धीरे से बंद करने वाला था, लेकिन तभी फैमिली के सारे मेंबर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी चोरी करी है, तुम गद्दार निकले हो, तुमने हम सबको धोखा दिया है, तुम इंसान के साथ में थे और उसे अब हमारी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता है। फ्योर मना करने की कोशिश करता है और सजा लेने की भी कोशिश करता है कि दे दो भाई जो भी सजा है, लेकिन उसे सजा के तौर पे यही कहा जाता है कि ग्रे को जाके खत्म कर दो और अपनी वफादारी निभाओ। जिसके बाद में मैग्ना भागता हुआ जाता है पोर्ट की तरफ, जहाँ पे उसे वही सारे बैरल एक साथ में लोड होते हुए दिखाई देते हैं जो कि कल उसने टनल के अंदर देखे थे। नेक्स्ट डे कॉन्स्टिट्यूशन डे था, जहाँ पे पूरे शहर वाले एक साथ में इकट्ठा होते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और कहीं ना कहीं मैग्ना के लिए बहुत सॉरी फील करते हैं कि उसे स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया। जिसके बाद अब ऑलमोस्ट शहर के सारे लोग आ गए थे। एरिक को ही आज की स्पीच देनी थी, इसी कारण वो सबका वेलकम वगैरह करना शुरू करता है, सबको बैठने के लिए कहता है, इस शहर के बारे में बताता है, एडा के बारे में बताता है और भी कई सारी चीजें। सेक्सा यहाँ पे फ्योर को कहती है कि अगर तुमने आज ग्रे को नहीं मारा तो उसे मैं जाके मार दूंगी। इतनी ही देर में कहीं ना कहीं अब हम मैग्ना की एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल को देखते हैं। जिसके बाद में विडार को एक कॉल आता है और विडार उठ के वहाँ से चला जाता है, यानी कि बीच फंक्शन से ही। विडार इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ा था, जहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर 4 बहुत बड़े बड़े से बैरल पड़े थे, वही बैरल जो कि मैग्ना ने उस टनल के अंदर देखे थे। अब मैग्ना लोगों को विश्वास तो नहीं दिला सकता था, इसी के कारण अब वो सीधा ड्रम उठा के पुलिस स्टेशन के बाहर ही रख देता है, क्योंकि उन ड्रम के ऊपर यूटुअल फैमिली का नाम भी छपा हुआ था। विडार कहता है कि देखो हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ कैसे आ गए? जहाँ पे ये ऑफिसर कहती है कि देखो अब सारी चीजें बिल्कुल आंखों के सामने है, जैसा कि मैग्ना ने बताया था ये ड्रम बिल्कुल वैसे हैं, इन ड्रम्स के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है और साफ दिख रहा है कि इनके अंदर केमिकल वेस्ट है। अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे? विडार कहता है कि देखो मुझे मेयर से बात करने दो, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर साफ मना कर देती है और कहती है कि अब तो हम पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर ही बात करेंगे, जो भी बात होगी। जिसके बाद सीन वापस से कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सारे लोग अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे और एरिक अब यहाँ पे सेक्सा को बुलाता है नेशनल एंथम गाने के लिए। इधर एक तरफ नेशनल एंथम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फ्योर अपने साथ में सेक्सा को ले गया था बातचीत करने के लिए। वो एक खंडर सी जगह पे पहुंच गए थे। सेक्सा कहती भी है कि आखिर तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो, कुछ तो बताओ, लेकिन फ्योर कहता है प्लीज चलो तो सही, मुझ पे विश्वास रखो। अब जैसे ही यहाँ पे सेक्सा का गाना खत्म होता है, वैसे ही एरिक कहता है कि अब आज की आखिरी पेशकश जहाँ पे आने वाली है हमारे इस स्कूल की प्रिंसिपल, यानी कि रैन यूटुअल। अब यहाँ पे रैन की बजाय, असली प्रिंसिपल की बजाय जो तैयार होके आया था वो और कोई नहीं बल्कि खुद लॉरेट था। सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर लॉरेट ये क्या करने वाला है, और लॉरेट सीधा स्टेज के ऊपर चला जाता है और बिल्कुल रैन की जैसे एक्टिंग करने लगता है। कह सकते हैं कि उसकी बहुत भयंकर वाली धज्जियां उड़ा रहा था, यानी कि अब तक जो भी रिसर्च मैग्ना ने, आइसोल्ड ने, ग्रे ने करी थी और सारी चीजें जो लॉरेट के सामने आई थी, अब वो सारे लोगों के सामने बोलता जा रहा था, यानी कि बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा था। दूसरी तरफ ग्रे डरी हुई थी, क्योंकि जो फ्योर था वो नॉर्मल तरीके से नहीं खड़ा था, बल्कि उसकी पूरी की पूरी आंखें चेंज हो गई थी। इसी टाइम के बीच में मैग्ना भी भागता हुआ आ गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। फ्योर जैसे ही ग्रे के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी यहाँ पे मैग्ना आके फ्योर पे बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। ऑलमोस्ट जान से मारने वाला था अपना हथौड़ा लेके, लेकिन तभी ग्रे बीच में आ जाती है और रोक लेती है कि प्लीज प्लीज इसे मत मारो, ये होश में आ गया है। फ्योर भी सच में नॉर्मल हो गया था और वो उसे मारना भी नहीं चाहता था। तभी वो कहता है कि भागो यहाँ से, नहीं तो विडार आके हम सबको मार देगा। और इतनी देर में अब तो खैर विडार भी पहुंच गया था, क्योंकि अब तो उसे मैग्ना से बदला लेना ही था। यहाँ पे ग्रे फ्योर को लेके भागने लगती है और अब विडार एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर अनशन चीजें बोलता ही जा रहा है कि वो मैग्ना को मार के ही रहेगा, उसे अपने पुराने टाइम को याद करना है। मैग्ना जो कि एक थॉर बना हुआ है, लेकिन वो एक थॉर है नहीं बल्कि एक मामूली सा लड़का है, और वो थॉर के ऊपर बहुत गजब वाला अटैक करता है। इस वक्त मैग्ना की पावर्स तो मानो है ही नहीं शरीर के अंदर, और मैग्ना को न जाने कितने बिल्डिंग से दूर उठा के फेंक देता है। और उसके बाद में मैग्ना को ये भी कहता है कि तेरा बाप बिल्कुल मामूली था, वो भी ऐसे ही मरा, यानी कि मैग्ना के फादर को भी विडार नहीं मारा था, आइसोल्ड को भी उसी ने मारा था। और अब वो खुद मैग्ना को कहता है कि देख मैं तेरा दिल भी निकाल लूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा। तुझे क्या लगा था कि तू थॉर है? तू थॉर नहीं है, बिल्कुल एक मामूली लड़का है जिसके पास में कुछ भी नहीं है।
अब इतनी सारी बातें सुन के तो मैग्ना एकदम भड़क गया था और फाइनली कह सकते हैं कि उसकी शक्तियां एक्टिवेट हो गई। वो सीधा आसमान की तरफ अपने हाथ करता है और आसमान से जितनी भी बिजली वगैरह थी वो सारी कलेक्ट होके मैग्ना के पास आ जाती है और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा वाला झटका लगता है दोनों को, जिसके चक्कर में मैग्ना एक तरफ जाके गिरता है और विडार एक तरफ जाके गिरता है। साफ लग रहा था कि विडार को इतना भयंकर झटका लगा है कि पक्का वो मर ही गया होगा। साथ ही में मैग्ना की भी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वेंची दूर से खड़ी होकर सारी चीजें देख रही थी और बस स्माइल कर रही थी। जिसके बाद में बहुत तेज बारिश आती है, बहुत तेज बारिश। कुछ देर बाद में मैग्ना की हाथ की उंगलियां हिलने लग जाती है। इसका मतलब है कि मैग्ना मरा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखना है कि विडार मरा है या नहीं है और उसकी बाकी सारी फैमिली मैग्ना का क्या करने वाली है और क्या इनके जैसे और भी लोग हैं यानी कि टाइटन्स वगैरह, और क्या मैग्ना सच में थॉर है। गाइस ये बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सस्पेंस है जो कि हमें सेकंड सीजन के अंदर मिलते जाएंगे। तो गाइस आप सभी लोगों को रैग्नारॉक का सीजन 1 कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड सीजन में, तब तक के लिए टाटा।